कहानी के शुरुआत में एक डीमन का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ ना 3-4 मैजिशियन मिलकर ना फाइट कर रहे थे। वो सभी एक तरह से हीरो थे और काफी डिफिकल्टीज होती है उसके साथ फाइट करने में, लेकिन अंत में जाके फाइनली वो लोग ना डीमन को डिफीट कर ही देते हैं। और वो करने के बाद अभी सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और तभी हमें पता लगता है कि जिस डीमन को अभी उन्होंने हराया था ना, वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं था बल्कि डीमन किंग था। इस कारण वो सभी लोग इतना ज्यादा खुश हो रहे थे। और अभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ के नागरिक ना अभी काफी ज्यादा खुश थे। और उन सभी के खुशी का रीजन आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता होगा। और वहाँ का जो राजा होता है ना, वो चारों वॉरियर को बताने लगता है कि आप सभी ने काफी कमाल का काम किया है, इस कारण मैं आप सभी को एम्परर का टाइटल देता हूँ। और ये सुनने के बाद अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और खासकर ये वाला कैरेक्टर, इसका नाम एफ्टाल होता है। और फनी बात तो ये था कि यही कैरेक्टर हमारा मेन हीरो है इस एनिमे के अंदर। और सभी को अलग अलग टाइटल मिलता है, एक को फायर, अर्थ, विंड और वाटर, इस तरीके से बढ़ जाते हैं चारों। और अभी राजा सभी के पास आके ना उनको क्राउन पहनाने लगता है। और एफ्टाइल ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है इतनी बड़ी उपाधि उसको देने के लिए। और किंग बताने लगता है कि आज से तुम्हें पूरी दुनिया यहाँ पे लाइटनिंग एम्परर के नाम से जानेगी। और ये सुनने के बाद अपना लौंडा तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ पाने के लिए ना अपने एफ्टाइल ने ना काफी ज्यादा मेहनत किया था। और अभी हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। और एफ्टाइल ना अभी काफी बूढ़ा हो गया था और उसके पास एक लड़की आती है, एल्फ लड़की थी और इसका नाम मॉर्लिन था। और ये कहने लगते हैं कि अभी आपको खाना खा लेना चाहिए। और तभी हमें पता लगता है कि उसके पास ना काफी ज्यादा स्टूडेंट थे और वो ना सभी को मैजिक टीच किया करता था। और सभी स्टूडेंट ना उसके काफी ज्यादा कमाल के थे। मॉर्लिन को छोड़ के वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड में ना ज्यादा गड़बड़ कर दिया करते थे। और एफ्टाइल बताने लगता है कि तुम सभी को ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी को बस फोकस करना है, उसके बाद काफी आसानी से मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। और काफी टाइम बाद वो कहने लगता है कि अभी तुम सभी का प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसके बाद वो कहता है कि लेवल 4 का मैजिक ना हमें स्टार्ट करना चाहिए। और तभी मार्लिन कहने लगता है कि मास्टर क्यों ना हम लेवल 6 के मैजिक का स्टार्ट करें। बट तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। और मार्लिन कहने लगते है कि मैं ना काफी ज्यादा स्पेल सीखना चाहती हूँ, मैं काफी जल्दी एक काफी कमाल की मेज बनना चाहती हूँ। और पता नहीं क्यों उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बंदी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा डरी हुई थी। और एफ्टाइल को भी ना काफी फिक्र होता है और वो सोचने लगता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट इसको जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि काफी ज्यादा टेंशन ले रही है किसी चीज को लेके। और तभी वो बताने लगता है कि तुम्हें ना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें मैजिक अच्छी तरीके से करना है तो तुम्हें पहले बेस को अपने मजबूत करना होगा। और मॉर्लिन कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम करिए और हमें जल्दी से मैजिक सिखा दीजिए। और अभी एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा मेरी फिक्र नहीं करती क्या। और अभी ना हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एफ्टाइल ने अभी डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। और हमें पता लगता है कि उस फाइट के बीच में मॉर्लिन की जो मदर होती है ना, उसका पत्ता कट हो गया था। और उसी के बाद से एफ्टाइल ने ना मर्लिन को अपने पास रख लिया था। और कमाल की बात तो ये थी कि इसके बारे में मर्लिन को कुछ भी नहीं पता था, या फिर एफ्टाइल के कारण उनका पत्ता कट हुआ। और तभी एफ्टाइल बताने लगता है कि अभी हम लेवल 4 के मैजिक को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मर्लिन अभी जंगल के बाहर खड़ी थी और बंदी को काफी डर लग रहा था। और वो सोच रही होती है कि मुझे कुछ भी करके जंगल के अंदर जाना होगा, आखिरकार मैं कब तक डरती रहूंगी इस तरीके से। और अभी वो ना जंगल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। पहले तो बेस वाली जगह पे होते, जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाती। और फिर वो सोचती है कि मुझे अभी थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। और अंदर जाते जाते ना वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है। और लिटरली बंदी ना अभी गुफा के अंदर जाने लगती है और कहती है कि मुझे इसके अंदर के सभी मॉन्स्टर को ना डिफीट करना होगा ताकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। और उसके बाद वो ना सभी स्टूडेंट को टीच करना चाहती थी और अपने मास्टर एफ्टाइल को ना थोड़ा ब्रेक देना चाहती थी, रेस्ट करने का मौका देना चाहती थी। बंदी की सोच वैसे काफी बेकार तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छी सोच है एक तरह से। और तभी अचानक से मर्लिन एक डायरेक्शन में भागने लगती है और हमें पता लगता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। और वो बताने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर के ऊपर लेवल 4 का मैजिक ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और सच बात तो ये था कि बंदे को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो इस तरीके से डर नहीं सकती थी। और अभी वो ना एक जगह पे खड़ी हो जाती है और कहने लगता है कि मुझे बस फोकस करना चाहिए और अपनी स्पिरिट को ना एक साथ इकट्ठा करना चाहिए। और लिटरली भाई इसके बाद वो ना मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही थी। और अभी वो लेवल 4 का नहीं बल्कि लेवल 6 के मैजिक का इस्तेमाल की थी। और वो सच में काफी ज्यादा ही कमाल का स्पेल था। और उसको तो ऐसा लग रहा था कि अभी शायद मॉन्स्टर का पत्ता कट हो चुका होगा, लेकिन बुरी बात तो ये थी कि मॉन्स्टर को अभी कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी मॉन्स्टर जो होता है ना मर्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और बंदी काफी दूर जाके गिरती है। और अभी ऐसा लग रहा था कि उसका पत्ता कट होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे एफ्टाइल की एंट्री हो जाती है और वो काफी आसानी से उस मॉन्स्टर के ना एक आंख को ब्लास्ट कर देता है। और अभी वो ना मर्लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जितना तुम जल्दबाजी करोगे उतनी कम चीजें सीख पाओगे। और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि जंगल के अंदर अभी तुम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरे सभी स्टूडेंट के तुलना में तुम काफी ज्यादा ही अच्छी हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम बस फोकस करके अपने मैजिक पे ध्यान दो। और अभी कुछ ऐसा होता है जिसकी इमेजिनेशन आपने नहीं किया होगा। तभी अचानक से मॉन्स्टर अभी पीछे एफ्टाइल के पास अटैक करने के लिए आ जाता है। और वो चीज देख के अपना मर्लिन तो काफी डर जाती है और वो कुछ कह भी नहीं पाती। लेकिन तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी अपने स्टूडेंट को डांटने की कोशिश कर रहा हूँ और आखिरकार तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और वो लेवल 10 के मैजिक का इस्तेमाल करता
देता है। लिटरली भाई वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, लेवल 10 के मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार मॉन्स्टर वहाँ पे राख बन जाता है। और ये चीजें देखने के बाद मर्लिन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अभी फाइनली वो लोग घर पे आ चुके थे और एफ्टाइल कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा डांट दिया, तो अभी तुम्हें सोने जाना चाहिए। और तभी एफ्टाइल के मुंह से ना काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और ये चीज देख के बंदा सोचता है कि अभी मेरी बीमारी ना काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये चीज देख के अभी मार्लिन भी ना काफी ज्यादा घबरा गई थी। और प्रॉब्लम की बात तो ये था कि एफ्टाइल को पता चल गया कि मार्लिन को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। और मार्लिन बताने लगते हैं कि यही वो रीजन है जिस कारण मैं सब कुछ जल्दी से सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा रेस्ट करने का मौका दे सकूं। और मुझे पता है कि अभी आपके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। और इसी के साथ वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें कहने लगती है। और उसकी बातें सुनने के बाद ना अभी एफ्टाइल भी ना काफी हैरान हो गया था और वो सोच रहा होता है कि भाई सच में बंदी अभी मेरी फिक्र कर रही है इतना ज्यादा। और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी फिक्र करने के लिए यहाँ पे है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं तुम्हें जिस तरीके से मैजिक सिखा रहा हूँ तुम्हें बस उस तरीके पे फोकस करना चाहिए। कहने लगता है कि मैं तब तक तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला जब तक मैं तुम्हें पूरा मैजिक ना सिखा दूं। और अभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा ना एफ्टाइल के पास आता है और वो कहने लगता है कि फ्लेयर एम्परर ने ना अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। और अभी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी के बारे में बता देता हूँ क्या आखिरकार उसके अंदर क्या चीजें थी। फ्लेयर एम्परर जो थे ना वो मैजिकल एम्पलीट्यूड थ्योरी के ऊपर ना काम कर रहे थे और इसके जरिए ना कोई भी बंदा किसी के मैजिक के बारे में जान सकता है कि आखिरकार वो अपने मैजिक का इस्तेमाल किस तरीके से करता है और कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद अपना एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि अभी मुझे इस चीज को चेक करना चाहिए। और वो सबसे पहले इसके बारे में ना मार्लिन के साथ टेस्ट करना चाहते थे और वो ना मार्लिन के कुछ बालों को तोड़ते हैं और 4 टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसके अंदर ना चारों बालों को डाल देते हैं। और अभी वो लोग चेक करने वाले थे कि आखिरकार मार्लिन किस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। और अभी जो टेस्ट ट्यूब का कलर था ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट कलरों में बढ़ जाता है और सभी कलर का मतलब अलग अलग मैजिक था। और जो ग्रीन और रेड वाला जो होता है ना काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, मतलब कि ब्लू वाला, तो इसका मतलब ये था कि वो विंड मैजिक या फिर वाटर मैजिक का इस्तेमाल तो काफी अच्छी तरीके से एस लेवल के हिसाब से कर सकते थे। लेकिन ब्राउन और बाकी जो कलर था ना वो लाइट था, तो इसका मतलब ये वो सी या फिर डी रैंक की थी उस लेवल के हिसाब से। वो अर्थ मैजिक का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी या फिर बाकी मैजिक का, बट वो वाटर मैजिक और विंड मैजिक का इस्तेमाल एस लेवल के हिसाब से कर सकते थे। और मास्टर एफ्टाइल जो होते हैं वो अभी अपनी पावर्स को भी चेक करने वाले थे कि आखिरकार वो किस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बंदा अभी तक जो कुछ भी बना है वो केवल अपनी मेहनत के हिसाब से बना, बट अभी वो अपनी पावर्स के बारे में चेक करने वाला था। और इसके बाद वो ना टेस्ट ट्यूब के अंदर ना अपने बालों को डाल देता तोड़ के। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अभी बंदे का बालों का कलर ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और ये चीज देख के अभी स्टूडेंट भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और एफ्टाइल सोचे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ होगा। और कुछ टाइम बाद वो अगेन करने की कोशिश करते हैं, बट अगेन कुछ भी नहीं होता। और अभी बेचारे ना काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इसके बाद अभी वो ना अपने बिस्तर पे लेटे होते हैं और सोचे लगता है कि आखिरकार वो बाकी तीनों एम्परर से इतना पीछे क्यों रह गए, क्योंकि उनके अंदर एम्पलीट्यूड था ही नहीं बिल्कुल भी। इस कारण वो कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकी, वो उतना ज्यादा पावरफुल कभी बन ही नहीं पाए। उनके पास किसी स्पिरिट की ब्लेसिंग ही नहीं थी जिस कारण वो आगे बढ़ सके। इस बात का गम तो उन्हें काफी ज्यादा था, बट इस बात की खुशी भी थी कि वो जहाँ तक भी थे वो अपनी मेहनत की वजह से थे। और बंदा तो अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। और इसी के साथ फाइनली उनका पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और सच बताते काफी ज्यादा सैड स्टोरी थी एक तरह से। इतना महान होने के बाद भी वो महान ताकत नहीं थी उनके पास। कमाल की बात तो ये थी कि तभी उनका रीइंकार्नेशन होने वाला था और अभी वो ना एक गॉड के सामने होता है। और सच बताते गॉड का डिजाइन जो था ना काफी ज्यादा ही कमाल का था। और गॉड कहने लगते हैं कि एफ्टाइल तुम ठीक तो हो ना, और अभी हम तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाले हैं। और एफ्टाइल भी ना इसके लिए एकदम रेडी हो चुका था और वो ना स्पिरिट देने की बात करने लगती है गॉड। लेकिन एफ्टाइल बताने लगता है कि उसकी पास्ट की मेमोरी अभी उसके पास है, तो वो ना उसकी मदद से ना सब कुछ कर सकता था। उसको इतना भरोसा था अपने आप पे। और एक तरह से गॉड को भी ना एफ्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। और फाइनली अभी बंदे का रीइंकार्नेशन हो गया था और अभी वो एक छोटा सा बच्चा बन गया था और अपने आप को मिरर में देख रहा था और अपने नाम के बारे में बात करने लगता है कि मेरा नाम एफ्टाइल है और मैं अभी दोबारा से जन्म ले चुका हूँ। सच बताओ तो काफी वियर्ड है, लेकिन हाँ हो चुका है ऐसा। तभी अचानक से एक लेडी उसके पास आती है और काफी टाइटली उसको हक करने लगती है और वो उसकी मदर थी, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी वो लोग ब्रेकफास्ट करते बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और अभी एफ्टाइल ने अपने वाटर मैजिक को चेक करना चाहता था कि आगे कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और वो कुछ पानी के जार को भी रख रखा था, बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि बंदा यहाँ पे भी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और बेचारा काफी उदास था कि वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक जगह पे लेटा हुआ था, बट तभी अचानक से उसके ऊपर से एक ड्रैगन उड़ के जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इस दुनिया में ड्रैगन क्या कर रहा है। और ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्से में था और हमें पता लगता है कि उसके पीछे काफी ज्यादा सैनिक पड़े हुए थे और वो सभी सैनिक कह रहे थे कि वो मॉन्स्टर टावर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एफ्टाइल भी पीछे जा रहा था और वो सोच रहा होता है कि काश मेरे पे पास्ट लाइफ वाली थोड़ी पावर होती तो मैं काफी आसानी से इसको डिफीट कर पाता। और वो ना अभी अपने लेवल 10 के मैजिक के बारे में सोच रहा था, बट तभी कमाल की बात तो ये था कि उसके हाथ के सामने अचानक से सर्कल क्रिएट हो जाते हैं और वो लिटरली वहाँ पे लेवल 10 के मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल अमाउंट के अंदर। और वो जो मॉन्स्टर था ना उसका पत्ता एक ही बार में वहाँ पे कट हो जाता है और एफ्टाइल तो वो सब कुछ बस देखते ही रह जाता है और सोचता है कि क्या मैं अपने पास्ट के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सबसे कमाल की बात तो
तो ये थी कि अभी वो 4 साल का था और लेवल 10 के मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये चीजें आप लोग खुद सोच सकते हो कि बाकी लोगों के लिए कितना ज्यादा चौंकाने वाली बात है। एफ्टाइल बताता है कि अभी वो जिस वर्ल्ड में रह रहा है ये वही वर्ल्ड है जिसमें पहले रहा करता था, लेकिन 400 साल बाद है। और अभी एफ्टाइल के घर पे ना कोई आया होता है और ये जो नया बंदा आया था ना ये एफ्टाइल का ब्रदर होता है और वो ना अभी लेडी को पैसे ला के देता है मंथली खर्च के लिए। और एफ्टाइल बताने लगता है कि ये मेरा बड़ा भाई है और इसका नाम फॉर्जरर होता है। और अभी भाई कहने लगता है कि आखिरकार तू कैसा है, और अपना एफ्टाइल बताता है कि काफी बढ़िया। और उसका भाई ना किताब देखता है, वो ना काफी वियर्ड सी किताब पढ़ रहा था और एफ्टाइल बताने लगता है कि ये पढ़ने में काफी बढ़िया लग रहा है। उसका भाई कहने लगता है कि अगली बार मैं जब भी आऊंगा ना तो इस टाइप की तेरे लिए और भी किताब लेके आऊंगा। ये सुन के अपना एफ्टाइल भी काफी खुश होता है। और अभी वहाँ पे ना उसके डैड के बारे में बात चलाता है कुल मिला के। और तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि क्या मैं डैड से मिल सकता हूँ। और फेजियर बताने लगता है कि मुझे माफ करना, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से मिल सके। और बताने लगता है एफ्टाइल कि मैं अपने डैड से ना कभी भी नहीं मिल पाता। और उसके डैड ना ड्यूक थे और सच बताओ तो मैजिक यूनिवर्स के अंदर ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे और वो नाइट कमांडर भी थे और उनके अंदर ना काफी बड़ी सेना भी थी। और उसकी मदर के पास कोई भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं था ना, इस कारण उसकी मदर को ना लोग ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। इस कारण वो इस जगह पे रहा करती है। और उस बुढ़े ने भी कुल मिला के 2-3 शादी कर रखी थी एक तरह से। और वो सोचता है कि मेरे फादर की फैमिली ना कभी भी मुझे एज अ सन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा और देखा जाए तो वो लोग कभी भी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। और उसका भाई कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं डैड से इसके बारे में बात करूंगा। और अभी हमारा एफ्टाइल ना इसके बारे में बताता है। फॉर्जियर जो था ना वो उसके दूसरी वाइफ का बेटा था। और बंदा ये भी बताता है कि देखा जाए तो एक काफी अच्छे इंसान है कि हमसे टाइम टू टाइम मिलने के लिए भी आते हैं। और मदर भी कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और तभी उसका भाई कहने लगता है कि आखिर तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। और बंदा बताने लगता है कि वो ना काफी कमाल का मेज बनेगा और एक काफी बढ़िया से ना मैजिक एकेडमी में स्टडी करना चाहता है। और उसकी मदर बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट इसके पास तो कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं, तो ये आखिरकार कैसे ये सब कर सकता है। और वो बताती है कि ये ना काफी कमाल का ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। और ये सुन के उसका भाई भी कहने लगता है कि ये तो काफी कमाल की बात है और इस काम में मैं इसकी मदद करूंगा। और बंदा ना इसके बाद काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है। और तभी बताता है कि देखा जाए तो अभी मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और ये सुन के मदर को भी ना काफी अच्छा लगता है। और अभी अपना बंदा ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। और उसका भाई कहने लगता है कि तुझे और भी अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहिए ताकि तू एक काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन बन सके। और एफ्टाइल बताने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मेरा भाई इस टाइप की किताबें मुझे क्यों पढ़ने के लिए कहता था। और कुल मिला के वो चाहता था कि वो ना एक नाइट वाली स्टडी करे, आगे जाके नाइट बने, क्योंकि देखा जाए तो वो मैजिशियन तो बन नहीं सकता था, उसके पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था इस कारण। और वो कहता है कि सच बात तो ये कि मेरा भाई मेरी काफी फिक्र करता है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना। और फाइनली वो बताने लगता है कि भैया सच बात तो यह है कि मुझे मैजिकल एकेडमी में जाना है। और ये सुन के उसका भाई भी ना काफी उदास हो जाता है और वो कहने लगता है कि भाई सब चीज में ना हर बंदे एक्सपर्ट नहीं होते। और उसका भाई कहने लगता है कि मुझे पता है और मुझे पता है कि मैं मैजिक भी नहीं कर सकता, बट उसके बाद भी मुझे सब कुछ करना है। और बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं लास्ट टाइम भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन मैं इस जन्म में भी ऐसा नहीं रहना चाहता, मैं अपने आप को मैजिक एकेडमी में भेजना चाहता हूँ। और तभी उसका भाई कहने लगता है कि अभी मैंने तुझे एक स्पेल कास्ट करके दिखाऊंगा और तुझे ना उसकी कॉपी करनी होगी, और अगर तू ऐसा कर लेगा तो तेरे को मैं मैजिकल एकेडमी में भेजने की कोशिश करूंगा। और ये सुन के अपना एफ्टाइल भी ना काफी खुश हो जाता है। और बंदा सोचने लगता है कि मुझे माफ करियो बट तुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा ये सब कुछ करके। और अभी वो ना काफी वियर्ड से पोजेस बनाने लगता है। और इसके बाद वो ना विंड मैजिक के लेवल 2 स्पेल को इस्तेमाल करता है और काफी मुश्किल के बाद वो पेड़ को काट देता है। और वो काटने के बाद पता नहीं क्यों बंदा काफी ज्यादा उछल रहा था। और एफ्टाइल कहने लगता है कि अच्छा ये करना है क्या मुझे, और वो ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एफ्टाइल एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और लिटरली भाई वो आधा जंगल वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज देख के उसका भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक 7 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है जिसको मैजिक का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, जिसके पास मैजिकल पावर ही नहीं है, एक तरह से माना ही नहीं है उसके अंदर। और उसका भाई तो काफी ज्यादा हैरान था और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने कैसे किया। और एफ्टाइल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि भैया मुझे माफ करना, मुझे आपके स्पेल को कॉपी करना था लेकिन मैंने तो गलती से लेवल 4 इस्तेमाल कर दिया। और ये सुन के तो उसका भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई लेवल 4 तो एडवांस मैजिक होता है। और एफ्टाइल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। और वो सब पूछे लगता है कि भाई तूने इसका इस्तेमाल कैसे किया, और अपना एफ्टाइल अपनी रियलिटी के बारे में तो नहीं बता सकता था। और वो बताने लगता है कि उसने सारी चीजें किताब में देखा था और उसने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, इसकी मदद से उसने काफी आसानी से स्पेल कास्ट कर दिया। और तभी बंदा कहता है कि मैं शायद लेवल 10 का भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यह सुनने के बाद तो उसका भाई काफी गंदी तरीके से पागल हो जाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि भाई मैं क्या ही करूँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैंने ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म किया था तो उस बात पे तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाएगा। और वो सोच रहा होता है कि इस एरा में ना कुछ तो गड़बड़ है एक तरह से, क्योंकि लेवल 2 पे इतना बड़ा बंदा अटका हुआ है, जबकि जो एफ्टाइल के स्टूडेंट थे वो भी लेवल 4 का मैजिक इस्तेमाल किया करते थे। और अभी वो ना इस चीज के बारे में किताब में ढूंढने की कोशिश करता है कि लेवल के बारे में कुछ मिल जाए, बट उसको कुछ भी नहीं मिलता। और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों 400 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है यहाँ पे। और वो सोचता है कि क्या पता है यहाँ पे लेवल 4 या फिर उससे ज्यादा
ज्यादा ऊंचे लेवल के मैजिक को ना एक तरह से काफी ज्यादा असामान्य मानते हो, और वो सोचता है कि अपने भैया से ना माफी मांग लूंगा, बट तभी उसका भाई उठ जाता है, काफी पागलों की तरह हरकतें करता है उठने के बाद भी, और उसका भाई ना अगेन उसी सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। और तभी एफ्टाइल कहता है कि भैया आखिरकार आपको क्या हुआ था, आपने काफी खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल किया, उसके बाद आप बेहोश हो गए। और ये सुन के उसका भाई भी ना अभी काफी हैरान हो जाता है, और अपना एफ्टाइल सोचने लगता है कि मुझे इन सभी बातों को सीक्रेट रखना होगा। और इसके अगले सीन में फेरजियर के साथ में वो अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, और अभी वो काफी बुरा कर रहा था एक तरह से नाइट के मामले में, तो तलवारबाजी के मामले में। और उसका भाई कहने लगता है कि तुझे अच्छे तरीके से करना चाहिए, और एफ्टाइल कहने लगता है कि मैं शहर स्कूल में थोड़ा जाने वाला हूँ कि मैं ये सब काम करूंगा। और देखा जाए तो बंदा अपने रियल पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इसके बाद वो अगेन चैलेंज करता है अपने भाई को। लेकिन सच बात तो ये था कि बंदा काफी ज्यादा वहाँ पे पीटता है अपने भाई से, और इसके काफी टाइम बाद का में सीन दिखाया जाता है। पहले वो 7 साल का था और अभी वो 10 साल का हो चुका था, और अभी वो ना तलवारबाजी में भी काफी ज्यादा कमाल का हो गया था, क्योंकि एक काफी बड़े लकड़ी को ना काफी आसानी से अपने लकड़ी की तलवार से काट देता है, और कहता है कि अभी ये भी चलाने में काफी अच्छा लगता है मुझे। और अभी उसका गोल ना थोड़ा चेंज हो गया था, उसका गोल अभी बन चुका था कि स्ट्रॉन्ग मैजिशियन तलवारबाज बनने का। और तभी वहाँ पे फेजियर आ जाता है, और वो कहने लगता है कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। और एफ्टाइल हमें बताता है कि वीक में ना 3 दिन उसका भाई ट्रेनिंग करवाने के लिए आता है, और फेजियर कहने लगता है कि आज ना तुझे स्पेशल बंदे से ट्रेनिंग मिलेगा। और तभी अचानक से वहाँ पे काफी जाइंट सा बंदा आ जाता है, और इसका नाम मोरिया था, और ये ना मेजूल राज्य का ना पुराना नाइट था, एक तरह से नाइट कमांडर था। और सच बात तो ये था कि अपना बंदा उसको देखते ही काफी ज्यादा डर गया था, और वो कहने लगता है कि बच्चे तुझे फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाना चाहिए। और एफ्टाइल सोच रहा होता है कि उसको देख के पता लग रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मोरिया कहने लगता है कि भाई तू वहीं पे खड़ा रहेगा या फिर मेरे ऊपर अटैक भी करेगा, बट प्रॉब्लम की बात तो ये था कि एफ्टाइल वहाँ पे मूव ही नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद पहला अटैक ना मोरिया एफ्टाइल के ऊपर करने के लिए आता है, और एफ्टाइल भी ना काफी आसानी से बच जाता है। अभी वो पहले की तुलना में काफी फास्ट हो गया था, और इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, स्वॉर्ड एबिलिटी का, और अपने रेस को ना और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये चीज देख के टकला भी काफी हैरान होता है, और एफ्टाइल ना काफी अच्छा खासा अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और ये सारी चीजें मोरिया को काफी एक्साइटेड कर देती है। तभी फेजियर बताने लगता है कि देखा जाए तो मेरे भाई को मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा कमाल का है। और अपनी तारीफ अपने भाई के मुंह से सुन के एफ्टाइल भी काफी खुश होता है, बट तभी मोरिया काफी हंसने लगता है और कहता है कि भाई तू कहना चाहता है कि इसको मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता। और बंदा तो कुल मिला के काफी ज्यादा हंसे जा रहा था, और एफ्टाइल सोच रहा होता है कि भाई अब तो बेइज्जती हो गई, अब तो कुछ भी करके जीतना होगा। और इसके बाद वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले मोरिया उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एफ्टाइल रोक लेता है उस अटैक को। और मोरिया भी बताने लगता है कि देखा जाए तो तू मेरे से काफी ज्यादा छोटा है, और मेरी मसल पावर तेरी तुलना में काफी ज्यादा ही है, तो तू मेरे अटैक को अभी तो नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके अपना बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है। बट कमाल की बात तो ये होता है कि तभी एफ्टाइल पीछे से पकड़ता है मोरिया को और सीधा उठा के पटक देता है। ये चीज देख के बंदा खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और मोरिया भी बताने लगता है कि भाई तू फाइनली अपना टेस्ट पास कर चुका है और मैं हार गया। और तभी फेजियर बताने लगता है कि भाई मैं तो तुझे बताना भूल ही गया। और वो बताने लगता है कि मोरिया ना मिलिट्री स्कूल के ना काफी प्रमुख एक तरह से मेंबर है। कुल मिला के देखा जाए तो वो हेडमास्टर था, और ये चीज सुनने के बाद तो अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो बताने लगता है कि 15 साल की उम्र से ना आप मिलिट्री स्कूल में जाने लगोगे और मम्मी को काफी अच्छा लगेगा। और मोरिया कहने लगता है कि तूने आज तो मुझे हरा दिया, बट अगली बार नहीं हरा पाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो अपना बंदा भी काफी डर जाता है। और अभी मैं काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, शायद 4-5 साल, और आप आगे मान सकते हो। और मौसम काफी ज्यादा खराब था, और भाई और मदर बात कर रहे होते हैं कि मोरिया सच में बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, इतना मौसम खराब है, उसके बाद भी वो घर पे नहीं है, बाहर प्रैक्टिस कर रहा है। और मोरिया ना अभी मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा था, वो लेवल 9 और लेवल 10 मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो सोच रहा था कि बारिश का मौसम है, इस कारण किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। बट तभी अचानक से फेजियर वहाँ पे आ जाता है, और मोरिया तो काफी डर जाता है। और फेजियर कहने लगता है कि भाई काफी तेज अभी ठंडा स्टॉर्म आया था, तू तो ठीक है ना? और वो कहने लगता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी फेजियर बताने लगता है कि तुझे पता है कि तू 15 साल का होने वाला है, और अभी तुझे मिलिट्री स्कूल जाना होगा। और मोरिया मन में सोचने लगता है कि देखा जाए तो इन सभी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मिलिट्री स्कूल जाना होगा। यहाँ पे 15 साल की उम्र को ना एडल्ट कहा जाता है, और अभी वो 14 साल का था। और देखा जाए तो उसको मिलिट्री स्कूल नहीं जाना था, उसको मैजिकल एकेडमी जाना था। और वो सोचता है कि 15 होते ही ना वो घर छोड़ के चला जाएगा और अपने आप ही मैजिकल एकेडमी जाएगा। और घर पे अभी फाइनली उन्हें पता लगता है कि अभी एफ्टाइल से ना उसकी डैड मिलना चाहते हैं। और ये सुन के मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो सोचते हैं कि एफ्टाइल इतनी मेहनत कर रहा है, शायद ये इस कारण होगा। और वो ना काफी प्यार से एफ्टाइल को कहने लगते हैं कि तुम्हें भी अपने डैड से अच्छी तरीके से मिलना होगा। बट सच बात तो ये था कि अभी एफ्टाइल को ना कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने डैड से मिलने के लिए, क्योंकि 14 साल तक बेचारे को कभी मिलने के लिए नहीं आए, और अचानक से मिलना चाहते हैं, ऐसे कौन मिलेगा, आप सभी को पता है। और मदर और भाई तो अभी सच में काफी ज्यादा खुश थे एक तरह से, एफ्टाइल डैड से मिलेगा। और एफ्टाइल भी ना मना नहीं करता है, क्योंकि वो अपने मदर या फिर अपने भाई को उदास नहीं करना चाहता। और अभी फाइनली वो लोग घर के बाहर होता है, और सबसे पहली बात तो एफ्टाइल घर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फाइनली अभी वो अपने डैड के पास होता है, और उसके डैड ना फेजियर को ना धन्यवाद करते हैं वहाँ पे उसको लाने के लिए। और अभी वहाँ पे ना एकदम शांति हो जाता है, कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन तभी अचानक से एफ्टाइल आगे जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, और कहता है कि मुझे आपसे काफी टाइम से मिलना था। बट तभी उसके डैड कहने लगता है कि तुझे डैड कहने की जरूरत नहीं है, तुझे मुझे ड्यूक कहना चाहिए। और वो कहने लगता है कि तू शेम के
अलावा हमारी फैमिली में ना और कुछ भी नहीं है। और ये सुन के एफ्टाइल काफी हैरान होता है कि भाई 14 साल बाद वो ये कहने के लिए मिला था क्या? देखा जाए तो अब बिजली के सम्राट के वंशज हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है और मुझे पक्का भरोसा है कि वो ना रो रहेंगे तुम्हें देख के एक तरह से। और ये सुन के अपना बेचारा अगेन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि भाई मुझे जल्दी से घर जाना है बस। और मिलिट्री स्कूल के अंदर ना अपने बंदे को ना स्पेशल इन्विटेशन मिला था। ये बात सुनने के बाद उसके डैड भी ना काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। उसको हंसते हुए देख एफ्टाइल सोचने लगता है कि देखा जाए तो वो काफी ज्यादा खुश है मेरे अकेडमी में जाने के लिए और वो इतने बेकार डैड भी नहीं है एक तरह से। और उसके डैड कहने लगता है कि भाई तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं तुझे को पैसा या फिर कुछ चीज भिजवाऊंगा, वहाँ पे तुझे इन्विटेशन अपने आप मिला तो तुझे खाने या फिर बाकियों का जुगाड़ भी ना अपने आप करना पड़ेगा। मैं तो बस ये चाहूंगा कि तू परिवार के नाम पे कोई कलंक मत लगवाइयो। और अपना बंदा कहने लगता है कि भाई मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ये बंदा बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। और जो उसके बगल में टकला खड़ा था ना वो भी ना उसी का बेटा था एक तरह से। और वो ना उसको कहने लगता है कि वो मिलिट्री स्कूल में तो जा रहा है बट तू उससे पहले चेक कर लिया उसको, कहीं वहाँ पे जाने के बाद वो मेरा नाम मिट्टी में डुबा दे तो एक बार चेक कर लिया उसे। और बंदा काफी क्रीपी तरीके से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको डॉग लेसन मैं काफी अच्छी तरीके से दूंगा। और अपना एफ्टाइल भी सोचा था कि आखिरकार वो क्या करेगा मेरे साथ। अभी फाइनली में एफ्टाइल का बैटल देखने को मिलने वाला था उस गंजे के साथ। और फैटजियर जो होता है ना वो एफ्टाइल को बताने लगता है कि भाई उस टकले को तू कम बिल्कुल भी मत समझियो। और वो मिलिट्री स्कूल के अंदर ना काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और वो ना अपने एफ्टाइल को गिव अप करने के लिए कहने लगता है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। और इसके बाद वो फाइट करने के लिए जाता है और टकला कहने लगता है कि भाई तेरे को पीटने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद वो तलवार फेंकता है एफ्टाइल की तरफ और जैसे तलवार कैच करता है तो बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि तलवार काफी ज्यादा हैवी था। और मैं बताया जाता है कि वो ना कोई नॉर्मल तलवार नहीं था बल्कि उस तलवार का इस्तेमाल ना बैटल में किया जाता था। किसी भी कर्स एनर्जी या फिर किसी भी मॉन्स्टर को मारने में ना एकदम सक्षम थी वो तलवार, हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकता था, वो इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड था के। और अब वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदर से ना काफी ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि वो हमारे परिवार के नाम पे एक धब्बा है। वो एक ऐसे बच्चे को पैदा की जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और सच बताऊं तो मैं तेरी मदर को मारने वाला था लेकिन मैं उसको नहीं मार पाया, बट अभी मेरे पास काफी अच्छा मौका है तेरा पता कट करने का। और एफ्टाइल ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले तो उसकी मदर के बारे में उल्टा सीधा बोला था इस कारण, और साथ ही वो सोचता है कि उसके भाई सच में कितने ज्यादा बेकार इंसान है फॉर्जियर को छोड़ के। और लिटरली बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो टकला उसके अटैक को ना रोक नहीं पा रहा था, वो इतना ज्यादा फास्ट अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और जो टकला होता है ना वो भी उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गया था। एफ्टाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा था और बंदा पीछे की तरफ जाते जा रहा था। और वो कहने लगता है कि तू आज के बाद कभी भी मेरे या फिर मेरी मदर के बारे में उल्टा सीधा कहने की कोशिश मत करियो। और एफ्टाइल ना अभी एक फाइनल अटैक करने के लिए जा रहा था और वो टकला ना काफी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी एफ्टाइल ना मैजिक की मदद से अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और वो इतना ज्यादा प्रेशर के साथ धक्का देता है कि वो बंदा सीधा हवा में उड़ जाता है। और फाइनली इसके साथ एफ्टाइल जीत गया था। और ये देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई ये टकला कैसे हार सकता है इतनी आसानी से, वो भी एक बच्चे से। मतलब कि सभी लोग टोटल वहाँ पे काफी हैरान हो गए थे। और अगेन वो ना उस टकले के पास जाता है और कहने लगता है कि अगली बार से मेरी मदर के बारे में कुछ भी उल्टा कहा तो शायद तेरा सर ना मेरे हाथ में होगा। और इसके बाद वो अपनी मदर के पास जाता है और मदर भी ना काफी डर गई थी, बट एफ्टाइल कहने लगता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं करूंगा। और वो कहने लगता है कि बस मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनकर ना मदर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी एफ्टाइल ना ड्यूक को कहने लगता है कि आपने जो भी कहा मैंने सब कुछ कर दिया और अगली बार से मेरी मदर को परेशान करने की कोशिश मत करना। और ड्यूक कहता है कि हाँ तेरे को जो करना तू वो कर सकता है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और अभी एफ्टाइल ना घर पे काफी खुश था और साथ ही मदर ने ना पैनकेक बना रखा था खुशी के मारे, एक तरह से वो लोग एंजॉय करने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे दरवाजे पे कोई आ जाता है और वो ना फैजियर और मोरिया होता है और उनके साथ ना एक काफी छोटा सा बच्चा भी था। और वो लोग ना सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि रूमर्स चल रहा है कि प्रिंस को मारने का ना प्लान किया जा रहा है। और साथ ही उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। और देखा जाए तो उनके कैसल के ऊपर भी ना काफी ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे। वो ना बारबेरियन का अटैक था और साथ ही उनका जो फ्रंट लाइनर थे ना वॉरियर्स वो सभी फाइट कर रहे थे। और एफ्टाइल ना अभी सोच में पड़ जाता है कि बारबेरियन ऐसे सीधा तो अटैक कर नहीं सकते और शायद इनके पीछे कोई है, किसी का हाथ एक तरह से। और इसके बाद हमें थोड़ा पॉलिटिकल के बारे में बताया जाता है। जैसे राजा के ना 2 बेटे थे और छोटा वाला बेटा समझदार था तो इस कारण उसको राजा बना दिया गया था और बड़े बेटे को ना मिनिस्टर बना दिया गया था। और छोटे बेटे का ना कोई बेटा नहीं था लेकिन बड़े बेटे का ना बेटा था जो कि आगे जाके राजा बनने वाला था। लेकिन अचानक से छोटे भाई का भी ना अभी एक बेटा हो चुका था और उसको जाके आगे राजा बनाया जाता तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। और मिनिस्टर का बच्चा ना अभी राजा नहीं बन सकता था, इस कारण वो सभी ना उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बच्चे का पत्ता कट करके ना गद्दी को हथियाना चाहते थे। और फैटजियर जो होता है ना उसको सबसे सेफ जगह ना यही नजर आती है, इस कारण वो बच्चे को लेकर यहाँ पे आ जाता है। और एफ्टाइल ना उनको रखने का तो परमिशन दे देता है लेकिन उसको ना थोड़ा गड़बड़ लगता है और गड़बड़ तो बाकी सभी लोगों को भी लगता है।
है और फेडजर को ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे ड्यूक हो सकते हैं, क्योंकि अगर रॉयल कैपिटल में किसी को भी कुछ भी होता है तो उसके बाद ड्यूक कोई ना अगला राजा या फिर अगला लीडर बना दिया जाएगा। अगर दोनों भाई या फिर पूरा परिवार ही खत्म हो जाए तो ड्यूक के अलावा और बचा ही कौन उस राज्य के अंदर। कुल मिला के देखा जाए तो उनके पीछे मिनिस्टर की सेना और साथ ही ड्यूक की सेना दोनों ही पड़े हुए थे। और अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेडजर और मॉरियर तो जाते हैं फ्रंट लाइन में फाइट करने के लिए, और एफ्टाइल भी ना उनके साथ जाना चाहता था और वो लोग ना जाने की परमिशन भी दे देता है, क्योंकि उनको पता था कि एफ्टाइल काफी ज्यादा पावरफुल है। बट सच बात तो ये था कि मदर वहाँ पे काफी इमोशनल होने लगती है, बट मदर ना एफ्टाइल को रोकती नहीं है और वो ना सेफ रहने के लिए कहती है और उसको जाने का परमिशन दे देती है। और अभी वो लोग ना जंगल के अंदर सफर स्टार्ट करते हैं और काफी टाइम हो जाता है, और तभी उन लोगों को एहसास होता है कि शायद कोई ना उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, और इस कारण वो ना काफी स्पीड में भागने लगता है और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि तभी उनके सामने ना एक काफी बड़ी सेना दिखाई जाती है, और वो ना मैजिशियन की एक पूरी आर्मी थी और उसको लीड करने वाले ना ड्यूक और उसका बेटा टकला बेटा होता है। और अभी वो लोग ना हाफ जंगल के अंदर ही थे, लेकिन जंगल के पीछे के एरिया में भी ना आग लग चुका था, तो अभी वो पीछे भी वापस नहीं जा सकते थे और आगे भी नहीं जा सकते थे। और ड्यूक बताने लगता है कि तुम्हें चुपचाप प्रिंस को दे देना चाहिए और मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से, और वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। और इसके बाद फेडजर जो होता है ना खुद आगे जाता है बात करने के लिए, और उनको पता था कि वो फाइट करने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि काफी आसानी से उन सभी का पत्ता कट हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा मैजिशियन थे वहाँ पे। और फेडजर जो होता है ना वो कहने लगता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और मुझे आपसे बात करना है, और ड्यूक जो होता है ना वो चुपचाप उसकी तरफ आने लगता है। और ये चीज देख के फेडजर काफी खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी सारी चीजें हैंडल हो सकती है, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। लेकिन तभी ड्यूक उनके पास आता है और फेडजर को ना एक टूल की मदद से ना काफी तगड़ा वाला करंट का झटका देता है, और इसी के साथ फेडजर का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। आप पत्ता कट होता है या फिर क्या होता है वो सारी चीजें आगे आपको पता चल जाएगा। और ये चीज देख के मोरिया और एफ्टाइल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और खासकर एफ्टाइल तो देख ही नहीं पाता क्या आखिरकार क्या हुआ, मतलब कि समझ में नहीं आता उसको कि क्या हुआ। और ड्यूक भी ना ऑर्डर दे देता है कि सभी का पत्ता कट कर दिया जाए, और जितने भी मैजिशियन होते हैं ना वो एक डिवाइस के अंदर है, इसके बाद मैजिक भरने लगते हैं। फेडजर ना अभी तक एकदम जिंदा था और एफ्टाइल सोच रहा होता है कि उसको ना जल्दी से जाके अपने भाई को बचाना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ड्यूक के जो मेजिस जो मैजिक एनर्जी इकट्ठा कर रहे थे ना, एक काफी बड़ा करंट का झटका ना सीधा जाके एफ्टाइल के ऊपर लगता है, मतलब कि फेडजर के ऊपर लगता है। और ये चीज देखने के बाद तो अपना एफ्टाइल एकदम खत्म सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी क्या हुआ सामने, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार डैड कैसे फेडजर को मार सकते हैं, और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये चीज देख के मोरिया भी काफी घबरा जाता है, उसको पता चल जाता है कि बंदा कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, और वो ना उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ये लोग बेगुनाह लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, किंग ने आखिरकार इनका क्या बिगाड़े, मेरे भाई ने इनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने उसका पत्ता कट कर दिया। और अभी भी हमें पूरी तरीके से पता नहीं है कि उसके भाई का पत्ता कट हो चुका है या फिर बचा, आगे बता दूंगा मैं आपको। और अभी एफ्टाइल ने लेवल 9 के आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, और जितना भी आग लगा हुआ था ना वो सारी चीजें ना वहाँ पे गायब हो जाती है, एकदम ठीक हो जाता है एरिया। और ये चीज देख के भाई अभी सभी लोग ना काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई अचानक से ये कैसे हो गया। और ये चीज देख के अभी ड्यूक ना काफी ज्यादा घबरा गया था, और वो ना ऑर्डर दे देता है एफ्टाइल का पत्ता कट करने के लिए। और मेजेस जो होते हैं ना वो इसके बाद फायर और थंडर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, और वो सारे अटैक एफ्टाइल को जाके लगता है काफी बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। और ड्यूक को ऐसा लग रहा था कि फाइनली अभी एफ्टाइल का पत्ता कट हो चुका है, और वो लोग खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ का धुआं ना हटता है और हमें पता लगता है कि एफ्टाइल को कुछ भी नहीं हुआ था, उसने ना डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल किया था, वो भी काफी ज्यादा डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल किया था। और लिटरली मेजेस जो होते हैं ना वो लेवल 6 के मैजिक को ना एक तरह से लेजेंडरी मैजिक कह रहे होते हैं। और ड्यूक कहने लगता है कि एफ्टाइल अभी मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और वो ना बार बार अपने सैनिक को कहने लगता है एफ्टाइल के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एफ्टाइल को ना अटैक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो लोग ना लेवल 7 के मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, और लेवल 7 का मैजिक जो होता है ना वो भी एफ्टाइल के ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं कर रहा था। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि वो सभी मैजिक ना एफ्टाइल ने बना रखे थे, थंडर मैजिक एक तरह से, और वो कहने लगता है कि ये सारी चीजें ना मेरे को बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला। और वो ना उस टाइम पे डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, और ये चीज देख के ना अभी सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई आखिरकार ये किस टाइप का बच्चा है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैजिक से तो इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद एफ्टाइल भी ना अपने फॉर्म में आ जाता है, तलवार बाहर निकालता है और एक एक करके वहाँ पे सभी लोगों का ढेर बिछाने लगता है। अब किस चीज का ढेर बिछाने लगता है आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है। और वो सभी मैजिशियन को मारते जा रहा था, और जो भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था ना वो उसका भी पत्ता कट कर देता है, मतलब कि किसी को भागने भी नहीं दे रहा था वो वहाँ से। और वो इतना ज्यादा फास्ट था कि कोई उसको देख भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो ना लेवल 9 के थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है, और जो भी मैजिशियन वहाँ से दूर भाग चुका था या फिर भागने की कोशिश कर रहा था अभी उन सभी का पत्ता कट कर देता है। और कुल मिला के वहाँ पे जितने भी मैजिस थे ना सभी का पत्ता कट हो जाता है, केवल 2 बंदे वहाँ पे बच गए थे, और उन दोनों को भी बचाने वाला ना अपना बंदा ही होता है, मतलब कि ड्यूक और उसका टकला बेटा बच गया था। और ये ना एफ्टाइल ने किया था, सर्कल को क्रिएट कर देता है, इस कारण उन्हें कुछ नहीं हुआ। और वो जो टकला होता है ना वो अभी भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट अपना एफ्टाइल ना उसको तुरंत बेहोश कर देता है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि ड्यूक तुम मुझे इतने ज्यादा पावरफुल नजर नहीं आ रहे, और मैं तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरी मदर के साथ किया उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। और वो ना वहाँ पे अपने डैड को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद दोनों का पत्ता कट कर दिया जाता है लोगों के सामने, क्योंकि वो दोनों गद्दारी
खाली करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली अभी ड्यू का खेल तो यहाँ पे खत्म हो गया और हमें फेरजेट दिखाया जाता है जो कि अभी एकदम ठीक था, मतलब कि जिंदा था। मैं कह रहा था ना बाद में आपको बता दूंगा इसके बारे में। और फेरजेट का पत्ता सच में कट हो सकता था, लेकिन उसके पास ना एक पेंडेंट था जिस कारण वो बच गया। कमाल की बात तो ये था कि ये पेंडेंट अपने बंदे का ही था, अपने पुराने वाले एफ्टाइल का था जिसका पत्ता कट हो चुका था। और वो सोच रहा था कि काफी अच्छा हुआ कि ये फॉर्जर के हाथ लग गया और इस कारण बेचारा वहाँ पे बच भी गया। और फॉर्जर को ना अभी ड्यूक बना दिया जाता है और उसको ना काफी ज्यादा टाइटल्स भी मिल जाता है, मतलब कि प्रिंस उसको काफी ज्यादा टाइटल देता है क्योंकि उसके बेटे के भी तो जान बचा लिया गया था ना। अगले सीन में एफ्टाइल जो होता है ना फॉर्जर और मोरिया को ना अपने अटैक्स दिखा रहा था, अपने स्पेल्स दिखा रहा था। और वो स्टार्टिंग में तो लेवल 6 या फिर लेवल 7 के स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन आगे जाके ना वो लेवल 10 के भी स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। और वो सब कुछ देख के तो मोरिया एकदम खत्म सा हो जाता है कि भाई आजकल ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और अपने फॉर्जर को तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता ही था और वो लोग ना बताने लगता है कि तुम्हें इस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल केवल हमारे सामने करना और किसी के सामने मत करना, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल अभी कोई कर ही नहीं सकता, मतलब कि लेवल 6 को ये लोग लेजेंडरी स्पेल कह रहे थे, लेवल 7 को लेजेंडरी स्पेल कह रहे थे, तो भाई 10 तक कहीं पहुंच सकता है कोई। और तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि वो ना मैजिक एकेडमी जाना चाहता है, लेकिन दोनों बंदे कहने लगता है कि तुम तो भाई वैसे इतने स्ट्रांग हो तो आखिरकार तुम एकेडमी में क्या करोगे जाके। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं अपने स्पेल्स का इस्तेमाल ना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं उन्हें कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुन के दोनों बंदों को ना काफी अच्छा लगता है और उनको भरोसा था कि एफ्टाइल ना काफी परफेक्ट होगा अपने स्पेल में और आगे जाके वो ना दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। अभी एफ्टाइल फाइनली 15 साल का हो गया था और मदर कहने लगता है कि अभी तुम्हें जो चाहे तुम वो कर सकते हो, बट मैं तुम्हें इतना कहती हूँ कि घर तुम्हारा है और तुम जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो। और इसके बाद मदर ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एफ्टाइल भी कहने लगता है कि आपका इतना सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको इतना इमोशनल देख के ना मोरिया भी अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अभी फाइनली उसको सभी लोग ना गुड बाय करने लगता है और एफ्टाइल भी ना अपनी जर्नी पे निकल जाता है, एक सुपीरियर मेज बनने की जर्नी पे, सबसे पावरफुल मेज बनने की जर्नी पे। अभी एफ्टाइल ना अपनी काफी लंबी जर्नी करके ना एक टेंट हाउस के पास जाता है, वो कैफे था एक तरह से। अभी वो ना वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा था और तभी अचानक से ना उसको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक जादूगर का ना काफी ज्यादा चापलूसी कर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगेगा कि आप हमारे स्कूल में आके सिखाओगे स्टूडेंट्स को। और वो बंदा कहने लगता है कि आपने मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते और अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ और इस टाइम पे तुम्हें अपना बकवास नहीं करना चाहिए। और ये सुन के बंदा भी ना काफी ज्यादा डर जाता है और अपना एफ्टाइल भी सोचा होता है कि इस बंदे को अपने आप पे कुछ ज्यादा घमंड है। और वो बंदा भी कहने लगता है कि मेरी एज 20 साल है और मैं एडवेंचर गिल्ड के अंदर ना ए रैंक का एडवेंचर हूँ। और ये सुन के एफ्टाइल भी ना काफी हैरान हो जाता है और वो ना बुड्ढे का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तू 50 साल का हो गया लेकिन उसके बाद भी तू अभी तक सी रैंक का एडवेंचर है। और वो ना उसको और भी काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की। और वो बुड्ढा भी कहने लगता है कि अभी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ करना, बट सभी बच्चे ना आपका स्वागत काफी अच्छी तरीके से करेंगे। और वो बंदा अगेन कहने लगता है कि तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है और आज मेरा और मेरे डीमन गर्ल का एक स्पेशल दिन है और उसकी बॉडी पे ना चिन्ह फाइनली मार्क हो जाएगा, वो उसका परमानेंट स्लेब बन जाएगी इसके बाद। और लिटरली भाई चिन्ह ऐसी जगह पे होता है, मार्क ऐसी जगह पे होता है, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। और वो बुड्ढा भी ना उसकी बातें समझ जाता है और सच बता तो इस टाइम पे बंदे की नियत ना काफी ज्यादा गलत था, मतलब कि कुछ गलत करने की सोच रहा था उस लड़की के साथ। और अभी अपने एफ्टाइल को पता चल जाता है कि ये ना वो सब कुछ करने के लिए उस स्लेब को अपने पास रख रखा है। और अभी उसको पता नहीं क्यों अचानक से ना मोरलिन की याद आ जाती है और कहने लगता है कि अगर मैं उसको नहीं बचाता तो शायद उसकी भी कुछ ऐसी हालत होती। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक धमाका होता है और एक बंदा भागते हुए वहाँ पे आता है और काफी घबराते हुए बताने लगता है कि जायंट ऑर्क ना बाहर अटैक कर रहा है। और अभी सभी लोग ना बाहर जाके देखते हैं और लिटरली वहाँ पे एक काफी खतरनाक सा ऑर्क था और उसको देखने के बाद अभी सभी लोग काफी घबरा गए थे। सभी बात करने लगते हैं कि हमें गिल में कंप्लेन करना चाहिए, हमें नाइट को बुलाना चाहिए। बट तभी बुड्ढा कहने लगता है कि आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने यहाँ पे ए रैंक के एडवेंचर है। और ये सुनकर अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बंदा भी स्टाइल मारने लगता है कि इस मॉन्स्टर को तो बी रैंक का एडवेंचर भी काफी आसानी से हरा देगा, तो मैं तो ए रैंक का हूँ। और ये सुनकर लड़कियां ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्टाइल मारने लगती है। और एफ्टाइल सोचा होता है कि 400 साल बाद भी ए रैंक का एडवेंचर मतलब कि काफी ज्यादा कमाल होते हैं। और वो बंदा भी ना अभी मॉन्स्टर के पास जाके कहने लगता है कि देख भाई मेरी तरफ देख, अभी मैं तेरा पत्ता कट करने वाला हूँ। और बाकी सभी को भी कहने लगता है कि तुम सभी को मेरी तरफ देखना चाहिए। और वो सभी लोग भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और अभी बंदा काफी ज्यादा पहले स्टाइल पोज मारता है और इसके बाद वो लेवल 4 का ना फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है और फाइनली अटैक करता है। और उसको तो ऐसा लगता है कि उसका पत्ता कट हो गया, मॉन्स्टर का पत्ता कट हो चुका है। और कहने लगता है कि मेरे लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, बट अपना एफ्टाइल ना लेवल 4 के मैजिक को देख के ना काफी हैरान होता है। और तभी अचानक से बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं और वो लोग भी ना काफी ज्यादा डर गए थे। और अभी जो मेज था ना जादूगर था, वो भी देख के काफी डर गया था क्योंकि उस ऑर्क को ना कुछ भी नहीं हुआ था और उसको ऐसा लगता है कि अभी तक तो उसका पत्ता कट हो जाना चाहिए था ना। और तभी वो नोटिस करता है कि भाई ये ऑर्क ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो नॉर्मल ऑर्क जो ग्रीन कलर के होते हैं ना उसके ऊपर लेवल 4 का मैजिक काम कर जाता है, लेकिन शायद इसके ऊपर लेवल 4 का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। और अभी उसको पता चल गया था कि वो कुछ भी कर ले वो बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। और इसके बाद वो ना पीछे की तरफ भागने लगता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो ना कोई उसकी स्ट्रेटेजी होगी। और इसके बाद वो तभी लेवल 3 का ना प्रोटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है। और ये चीज देख के ना अभी बाकी सब लोग भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, उन सभी को पता चल
गया था कि वो लोग ना बाहर बिल्कुल भी निकल सकते और वो लोग तड़पने लगते हैं और वो भी कहने लगता है कि मैं तुम जैसे तुच्छ लोगों के लिए आखिरकार अपनी जान क्यों ही दूंगा। और इसके बाद बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे और वो ऑर्क बिना उनके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था और सभी को पता चल गया था कि उनका पत्ता कट होने वाला है। लेकिन तभी लेवल 6 का मैजिक का इस्तेमाल करता है अपना बंदा और उस प्रोटेक्शन स्पेल को ना काफी आसानी से तोड़ देता है। ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और काफी खुश हो जाते हैं और वो ए रैंक एडवेंचर होता है, उसको तो यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसके स्पेल को कोई कैसे तोड़ सकता है। और अपना एफ्टाइल भी सोच रहा होता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। और अभी एफ्टाइल सोचने लगता है कि मैं क्या करूं जिस कारण इन सभी को मेरे बारे में कुछ भी ना पता चले। और तभी वो प्लानिंग करता है कि अभी वो लेवल 3 का स्पेल का अटैक करेगा ना तो वो इस ऑर्क के ऊपर ना ज्यादा असर नहीं करेगा, बल्कि लेवल 9 का करेगा तो काफी ज्यादा असर करेगा। तो लेवल 3 बेटर ऑप्शन होता है ताकि वो 3-4 बार अटैक करके उसका पत्ता कट कर सके और वो ऑर्क बिना उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन अपना बंदा काफी आसानी से बच जाता है और लेवल 3 के स्पेल का इस्तेमाल करता है, फायर अटैक करता है। और वो अभी काफी खुश हो रहा था कि अभी उसको और भी अटैक करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि भाई उस ऑर्क का तो खेल खत्म हो गया एक ही अटैक के अंदर। और ये चीज देख के बाकी बंदे भी काफी खुश हो जाते हैं कि भाई इसका लेवल 3 का मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो ए रैंक एडवेंचर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा लेवल 4 के मैजिक से मरा नहीं, इसके लेवल 3 के मैजिक से आखिरकार कैसे मर गया। और वो बुढ़ा भी कहने लगता है कि तुमने स्पेल अच्छी तरीके से कास्ट नहीं किया था, बल्कि उस बच्चे ने स्पेल काफी अच्छी तरीके से कास्ट किया और उसका पावर रिलीज हुआ तो लेवल 5 के लेवल के बराबर हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी एज लगभग 15 साल की होगी और आखिरकार वो इतने कमाल का स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। और अपना एफ्टाइल तो काफी डरा हुआ था वहां पे और वो बंदा सोचने लगता है कि भाई मैं इतनी आसानी से इस तरीके से हरकतें नहीं कर सकता। और वो सोचता है कि अगली बार से ना अभी लेवल 1 के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करा करूंगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो में भी। और तभी वो नोटिस करता है कि सभी लोग ना उसकी तरफ काफी गौर से देख रहे थे और वो कहने लगता है कि मेरे तो गलती से निशाना लग गया, मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये कैसे मर गया। बट हमें पता लगता है कि उन सभी का ध्यान केवल ऑर्क के जलने के ऊपर था और बंदा चुपचाप वहां से निकल जाता है। और वो सोचता है कि लेवल 3 कास्ट करके कहूंगा ना तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अभी एफ्टाइल ना वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो ए रैंक एडवेंचर को कहता है कि भाई तेरे को ना थोड़ा अपने बड़ों से ना तमीज से बात करना चाहिए। और वो जो बुजुर्ग खड़ा है ना तेरे बगल में, उसको तेरे से अच्छी तरीके से मैजिक स्पेल कास्ट करना आता है। और ये सुन के तो बुढ़ा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है वहां पे और कहने लगता है कि तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एफ्टाइल बताने लगता है कि तूने प्रोटेक्शन स्पेल का कास्ट किया था और ये एक तरह से क्राइम हुआ, तेरे को काफी तगड़ी सजा भी मिल सकती है, तुझे काफी अच्छी तरीके से पता है। और अभी बंदा कहने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं तेरे को सजा नहीं दिलवाऊंगा, बट उसके बदले तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। और ये सुनकर लड़की तो एकदम दंग रह जाती है कि आखिरकार इसने क्या कहा। और वो बंदा फाइनली उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपना एफ्टाइल तो वहां से चला जाता है। लेकिन लड़की तो अभी तक केवल एफ्टाइल की तरफ देखी जा रही थी। और अभी जो एफ्टाइल होता है वो अपने सफर को कंटिन्यू रखता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की ना अभी तक उसका पीछा कर रही थी। और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने टाइम से मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और वो लड़की ना काफी हकलाते हुए ना उसको धन्यवाद करती है और एफ्टाइल कहने लगता है कि आखिरकार तुमने क्या कहा। और वो लड़की कहने लगती है कि मैं धन्यवाद कह रही हूँ, मैं ढंग से नहीं कह पा रही थी। और अभी बंदी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। और ये सुनकर एफ्टाइल काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं। और वो लड़की बताने लगती है कि अगर मैं कहीं और जाने की कोशिश करूंगी तो कोई और मुझे पकड़ लेगा और वो मुझे अपना गुलाम बना लेगा। और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और अपने एफ्टाइल को भी पता चल जाता है कि इसका कहना कोई गलत नहीं है, अगर ये यहाँ से जाने की कोशिश करेगी और किसी और के हाथ चढ़ गई तो वो उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा और ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा। और क्या पता इसका पत्ता भी एक तरह से कट किया जा सकता है। और लड़की भी कहने लगती है कि सच बताओ तो आप ना मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो एग्जाम्पल भी देती है कि मैंने लाखों करोड़ों लोग देखे लेकिन आप जैसा इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा। और तभी वो पूछने लगता है कि तुम तो एक डीमन हो, तो आखिरकार तुम स्लेव कैसे बने। और वो बताने लगते हैं कि इंसानों ने ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और काफी गंदी तरीके से हमें हरा के ना हमें अपना गुलाम बना लिया। और ये सुन के बंदे को काफी बुरा लगता है और कहता है कि सच बताओ तो काफी क्रूल है लेकिन दुनिया इसी तरीके से चलता है। और वो डीमन बताते हैं कि वो ना रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि डीमन में भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वो। और लिटरली अभी बंदी कुछ ऐसा कह जाती है जो कि सुनने के बाद अपना एफ्टाइल एकदम हैरान हो जाता है। वो ना रॉयल मर्लिन के परिवार से एक तरह से बिलोंग करती थी। और ये सुनने के बाद अपना एफ्टाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताते हैं कि हमारे फैमिली को ना हमेशा प्रॉब्लम सहना पड़ता है। मर्लिन आप लोग समझ ही गए अपने बंदे की स्टूडेंट जो थी। और तभी वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और लड़की कहने लगती है कि मैं समझी नहीं। और तभी वो कहने लगता है कि तुम मर्लिन की बात कर रही थी ना, क्या वो 4 महान जादूगरों में से एक की स्टूडेंट थी। और वो कहने लगते हैं कि आपने सही कहा, वो लेजेंडरी एफ्टाइल की ना स्टूडेंट थी और वो ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक है। और ये सुनने के बाद अभी अपना एफ्टाइल ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मर्लिन के ना साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है, शुरू से लेकर अब तक जितने भी पल उसने बिताए थे। और बंदा सोचने लगता है कि मर्लिन ने फाइनली 400 साल बाद एक काफी बड़ी सफलता हासिल कर ही लिया आखिरकार। और वो मैजिक एकेडमी के एक तरह से हेड मास्टर बन गई। और बंदा काफी ज्यादा हंसने लगता है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लड़की को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। और तभी बताने लगता है कि डीमन सच में काफी लंबा जीते हैं। और वो फाइनली कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। और ये सुन के बंदी काफी खुश हो जाती है और अपना एफ्टाइल भी कहने लगता है कि आखिरकार मैं मर्लिन के रिलेटिव को इस तरीके से सफर करता हुआ कैसे देख सकता हूँ। और इसके बाद वो उसका नाम पूछता है और अभी कुल मिला के एनेस्थेसिया को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी वो दोनों ना एक टाउन के अंदर आ गए थे जहाँ पे एनेस्थेसिया पूछने लगते हैं कि मास्टर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो बताने लगता है
कि उसका ना कल एडमिशन है, एक तरह से कल वो मैजिक एकेडमी में पार्ट लेने वाला है। और ये सुनकर लड़की काफी हैरान हो जाती है, सोचती है कि मास्टर वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका मास्टर ना कहीं आगे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लड़की के पेट से ना काफी तेज आवाज आने लगता है और ये देख के लड़की काफी घबरा जाती है। और अभी वो लोग ना एक काफी बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं जहाँ पे एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि मास्टर कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा क्या। और अपना बंदा कहने लगता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा कल काफी स्पेशल दिन है तो आज हमें अच्छे से खाना खा लेना चाहिए। अंदर जाने के बाद वेटर जो होते हैं ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिरकार ये बच्चा यहाँ पे बिल पे कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। और अपनी एनेस्थेसिया काफी ज्यादा घबरा रखी थी क्योंकि वो एक स्लेव थी ना। और बाकी लोग भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार एक स्लेव इस रेस्टोरेंट के अंदर कैसे आ सकती है। और एनेस्थेसिया को भी ना काफी डर लगता है वहाँ पे। और तभी अपना बंदा ना कुर्सी पे बैठने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें भी बैठना चाहिए, बट एनेस्थेसिया तो जमीन पे बैठ गई थी। और अपना बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें ऊपर बैठना चाहिए। और तभी एनेस्थेसिया कहने लगता है कि आप कहना चाहते हो कि मैं आपके साथ बैठूं। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुमने सही कहा। और वो कहने लगता है कि जो नौकर होते हैं ना, स्लेव होते हैं, वो कभी भी अपने मालिक के बराबर नहीं बैठते। और वो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एनेस्थेसिया ना उसकी बात नहीं सुनते। और अपना एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि भाई मैं क्या करूँ इसका। और वो कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें आके चेयर पे बैठना चाहिए। और अभी फाइनली जाके बंदी चेयर पे बैठती है और उसको वहाँ पे काफी अच्छा लगता है, काफी कंफर्टेबल सा फील होता है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये रेस्टोरेंट ना काफी ज्यादा लग्जरी है और यहाँ पे स्लेव ना चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकते। और मुझे ये बता कि आखिरकार तू यहाँ का बिल भी पे कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और अगर तू बिल पे नहीं कर पाएगा तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तूने हमारी इज्जत डुबा दी एक तरह से। क्योंकि उसने स्लेव को चेयर पे बिठा दिया था, मालिक के बराबर एक तरह से बिठा दिया था। बाकी भी तो काफी अमीर लोग थे ना वहाँ पे। और एनेस्थेसिया भी कहने लगती है कि मास्टर में बाहर चलना चाहिए, बट एफ्टाइल कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। और इसके बाद वो ना 2-4 जैम्स दिखाता है और वो देखने के बाद वेटर की तो हालत वहाँ पे खराब हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ड्रैगन ड्रॉप तुम्हारे पास कैसे आया। और एफ्टाइल के पास वो नहीं बल्कि और भी काफी ज्यादा थे। और एक ड्रैगन ड्रॉप ना 100 गोल्ड कॉइन के बराबर था, मतलब कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि। और वो कहने लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से खाना देना चाहिए। और इसके बाद भाई सर्वेंट और भी ना काफी पगला जाते हैं और कहने लगता है कि हमें एकदम रॉयल रूम में लेके जाना चाहिए स्लेव और मास्टर को। और काफी इज्जत करने के लिए कहने लगता है कुल मिला के बाकी सर्वेंट सबको। और तभी वो याद करता है कि उसकी मदर ने ये सब कुछ उसके खर्चे के लिए दिया था। और वैसे सब तो था उसके डैड का, बट अभी तो उसका हो चुका है क्योंकि उसके डैड का तो पट्टा ऑलरेडी कट हो चुका है ना। और अभी उनके टेबल पे काफी ज्यादा खाना आ गया था और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम्हें खाना चाहिए, बट वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया और मैं स्लेव हूं तो मुझे ना नॉर्मल खाना मिलता है। बट एफ्टाइल कहने लगता है कि अभी तुम मेरे साथ हो ना तो तुम्हें एंजॉय करके लाइफ को जीना चाहिए। और ये सुन के बंदी काफी हैरान होती है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है। और तभी वो पूछने लगता है कि तुम्हें पसंद नहीं है क्या। और वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहने लगता है कि तुम ना काफी लंबे टाइम से गुलाम रही हो और अभी तुम्हें ना अपनी लाइफ जीना चाहिए और कभी कभार तुम एकदम पागलों की तरह हरकतें करती हो। और ये सुन के बंदी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या कह रहा है एफ्टाइल। एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि वो इतने टाइम से स्लेव रही है, वो ये भी भूल चुकी है कि आखिरकार गुस्सा कैसे किया जाता है। और अपना बंदा बताने लगता है कि एनेस्थेसिया जब तुम्हें कोई बात परेशान करते हैं तो तुम्हें खुल के बता देना चाहिए। और ये सारी बातें सुन के ना काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना और भी थोड़ी बहुत बातें होती है वहाँ पे। और अभी फाइनली अपना बंदा क्रोन मैजिकल अकेडमी में आ चुका था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बट तभी लड़की कहने लगती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे नए कपड़े दिलवाने के लिए। और वो बताता है कि तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। और हमें वहाँ पे ना और भी काफी ज्यादा बंदे दिखाए जाते हैं और वो अकेडमी ना काफी ज्यादा टफ था, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी एफ्टाइल बताने लगता है कि अगर आपके पास मैजिक का कमाल का स्किल हुआ ना तो आपको नौकरी ढूंढने में ना काफी आसानी होती है। और यही वो रीजन है जिस कारण इतने सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया बट तुम भी एग्जाम दोगे। और ये सुन के बंदी काफी घबरा जाती है और एफ्टाइल कहने लगता है कि हाँ तुम्हें देना होगा। और बंदी सोचती है कि क्या मैं सच में कर भी पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। और बंदा कहने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम ना काफी आसानी से कर सकते हो। अपने मन में कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक इंसान से काफी ज्यादा पावर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि तुम मार्लिन के रिश्तेदार जो ठहरी। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि एग्जाम का फर्स्ट स्टेज अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है। और अभी अपना एफ्टाइल भी ना एकदम रेडी हो चुका था। अभी फाइनली उन सभी का पहला एग्जाम स्टार्ट होता है जो कि एक बैटल रॉयल एग्जाम होता है। आखिरी में बचे हुए कुछ ही बंदे उस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले थे। और इसके अलावा एग्जामिनर और भी काफी ज्यादा चीजें कहने लगता है, टीम अप किया जा सकता है इसके अंदर या फिर टारगेट भी किया जा सकता है। और इसके बाद हमें सभी बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एफ्टाइल और एनेस्थेसिया को ना घेर के रख लेते हैं। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि अपना एफ्टाइल बच्चा है तो वो लोग काफी आसानी से उसको हरा सकते हैं। और एग्जामिनर को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अगले सीन में ना जितने भी बंदे होते हैं ना वो सभी आसमान में उड़ने लगते हैं। और ये चीज देख के एग्जामिनर भी ना काफी हैरान हो जाता है। और ये चीज देख के एग्जामिनर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एफ्टाइल की फिजिकल एबिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी बंदे टीम अप कर लेते हैं और अभी तो उनका पक्का गोल बन जाता है एफ्टाइल का पत्ता कट करने का, क्योंकि भाई सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी एफ्टाइल कहने लगता है कि एनेस्थेसिया मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाकी का काम तुम्हें संभालना चाहिए। और वो ना विंड मैजिक का लेवल 3 का इस्तेमाल करती है और वो सच में काफी कमाल का मैजिक होता है। काफी बंदों का पत्ता एक साथ कट हो जाता है। और ये चीज देख के बाकी सभी
सभी बंदे काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी में से कोई भी नहीं था जिसको विंड मैजिक का लेवल 3 इस्तेमाल करना आता हो, और ऊपर से उस टेस्ट के अंदर ये भी नहीं बताया गया था कि मैजिक का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना। और अभी एनास्टेसिया ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने कैसा किया, और एफ्टाइल कहने लगता है कि सच बताओ तो तुम मैजिक स्पेल ना काफी बढ़िया तरीके से कास्ट करती हो। एक तरह से वो काफी तारीफ करता है उसकी, और स्पेल कभी भी कास्ट किया जाता है तो एकदम फोकस के साथ कास्ट किया जाता है। और इसके बाद सभी लोग ना अभी भी उसी की तरफ देखे जा रहे थे, बट अभी वो ना लेवल 4 मैजिक का इस्तेमाल करता है, और सिर्फ एक ही स्पेल कास्ट नहीं करता बल्कि वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेल कास्ट करता है, और एक ही साथ वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सभी का पत्ता कट हो जाता है। और ये चीज देख के एग्जामिनर भी काफी हैरान हो जाता है, और स्टेज पे केवल एफ्टाइल और एनास्टेसिया बचे होते हैं। अभी फाइनली उन सभी का पहला एग्जाम तो खत्म हो जाता है, और इसके बाद बारी आती है रिटन एग्जाम की, और वहाँ पे एफ्टाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे तैसे करके ना उन सभी क्वेश्चन को वो अटेंड करता है, और एनास्टेसिया भी कुछ इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को अटेंड करती है। और एनास्टेसिया ना ये भी सुन के काफी हैरान हो जाते हैं कि एफ्टाइल ने ना सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए है, और तभी हमें पता लगता है कि भाई जो मैजिक आपको काफी अच्छी तरीके से आता है ना, रिटन एग्जाम में ना कुछ उसी के बारे में ज्यादा कुछ आंसर देना होता है। और ये सुन के तो अपना एफ्टाइल भी ना काफी हैरान हो जाता है। और अभी हेडमास्टर और बाकी बंदे दिखाए जाते हैं, और वो सभी ना एक बंदे के स्कोर के बारे में बात कर रहे थे जो कि 948 होते हैं। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि उस बच्चे ने ना चीटिंग करने की कोशिश की, क्योंकि आज तक कभी इतिहास में इतने नंबर किसी के आए नहीं है, और वो कौन हो सकता है आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है। तभी वहाँ पे एग्जामिनर आता है और वो बताने लगता है कि मैंने उसको फर्स्ट एग्जाम देते हुए भी देखा था, और उसने लेवल 4 का स्पेल कास्ट किया था, वो भी कई बार, मतलब कि एक साथ कई ज्यादा स्पेल को कास्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीटिंग करेगा, वो सच में काफी ज्यादा कमाल का बच्चा था। और ये सुनने के बाद अपना डंबलडोर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहने लगता है कि भाई आखिरकार कैसे हो सकता है, मतलब कि कई बच्चे तो ग्रेजुएट होने के बाद तक लेवल 4 का मैजिक नहीं सीख पाते, और वो आने से पहले लेवल 4 का मैजिक सीख रखा है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लेजेंडरी थंडर में इसके बाद ना सेकंड बंदा होगा जो कि इतना ज्यादा कमाल का बनेगा, और पहला बंदा भी ना वो खुद ही था, वो एफ्टाइल की ही बात उस टाइम पे कर रहा था। और अभी फाइनली एग्जाम के रिजल्ट का टाइम आ जाता है, और हमें काफी ज्यादा स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि अपने रिजल्ट को देख रहे होते हैं। और तभी अचानक से ना एनास्टेसिया काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको स्पेशल क्लास मिला हुआ था, उसके काफी अच्छे खासे स्कोर थे। बट इसके अगले सीन में बंदी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एफ्टाइल का तो कोई स्कोर ही नहीं था। और इसके बाद एफ्टाइल भी ना काफी गौर से बोर्ड पे देखने लगता है, और लिटरली भाई बोर्ड के ऊपर ना उसका कोई नाम ही नहीं था। और एनास्टेसिया भी ना काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगता है कि एफ्टाइल एग्जाम में फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और एफ्टाइल खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था, क्या पता इसका नहीं सब कुछ हो सकता है। और एनास्टेसिया ना पता नहीं क्यों वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और जाती है अभी डंबलडोर से बात करने के लिए, प्रोफेसर सबसे इसके बारे में। और तभी अचानक से उसको साइड में ना एक नाम दिखाई देता है पिलर के ऊपर, और वहाँ पे स्पेशली तौर पे एफ्टाइल का नाम लिखा गया था, मतलब कि एलिट स्टूडेंट के तौर पे लिखा गया था। और अभी तक उनको लग रहा था कि शायद वो फेल हो चुका है, लेकिन फाइनली उनको पता चल चुका है कि भाई अपना एफ्टाइल तो कुछ अलग ही लेवल पे कमाल कर चुका है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एलिट स्टूडेंट को ना काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला था, मतलब कि रहने की जगह फ्री, खाने की जगह फ्री, और उसके अलावा और भी जो चीजें है ना सारी चीजें फ्री मिलता है। बट एफ्टाइल को ना ऐसा कुछ तो चाहिए ही नहीं था, उसको नॉर्मल स्कूल का लाइफ जीना था जिस तरीके से स्कूल होता है। और वो ये भी कहने लगता है कि अगर उसका बस चले तो ये सारी चीजें ना एनास्टेसिया को दे देगा, उसको ना अच्छी तरीके से मैजिक के ऊपर रिसर्च करना था। बट अभी बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगता है क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो सारी चीजें। बट तभी अचानक से उसको एक फेस दिखाई देता है, और लिटरली वो फेस देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो शायद मर्लिन है, और लिटरली अपने एफ्टाइल को भी पता चल जाता है कि वो मर्लिन ही थी। और उसको देखने के बाद बंदा फटाक से वहाँ पे छिप जाता है। और भाई ये कितनी ज्यादा कमाल की बन चुकी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई बच्ची में कितनी क्यूट थी और अभी क्या बन चुकी है भाई, ये मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी इसके ऊपर से। और तभी अचानक से ना मर्लिन को भी कुछ काफी वियर्ड सा फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे ना उसके मास्टर है, और वो पीछे मुड़ के देखती है बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और ये सब कुछ देख के ना बंदी काफी हैरान होती है, और एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि मर्लिन ना मेरे को देख ना सके, और अगर वो देख लेगी तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और गलती से उसको पता चल गया तो वैसे पता तो नहीं चलने वाला था, लेकिन उसके बाद भी और वो ना एनास्टेसिया को लेकर चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर पता नहीं क्यों मर्लिन को ना काफी अजीब सा फील हो रहा था वहाँ पे। फिर वो सोचने लगते है कि जो इंसान 400 साल पहले मर चुका है वो दोबारा से कैसे आ सकता है। और बंदे इसी तरीके से काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन तभी उसको एफ्टाइल दिखता है जो कि साइड से जा रहा होता है, और उसको देखने के बाद ना मर्लिन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है, और वो ना फटाक से भागते हुए ना एफ्टाइल के पास जाती है। और कुल मिला के उसको ना उसके साथ बात करना था, और वो सीधा वहाँ पे पहुंचते कहने लगते हैं कि तुम्हारा लाइटनिंग मैच के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या, और अगर कुछ है तो तुम्हें सच सच बता देना चाहिए मुझे। और वहाँ पे काफी ज्यादा लोग ना उनकी तरफ देख रहे होते हैं, बच्चे एक तरह से, और ये देख के ना एफ्टाइल फटाक से मौके का बहाना बना के ना वहाँ से भाग जाता है। मर्लिन भी सोचे लगते है कि भाई आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अभी वो दोनों एक जगह पे बैठ कर ना खाना खा रहे होते हैं, और सच बताओ तो एफ्टाइल ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया
जाता है कि भाई आखिरकार मर्लिन को कैसे उसके बारे में पता चल गया। उसने काफी अच्छी तरीके से सेंस कर लिया और इसके अलावा वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों पे बात करने लगता है, काफी ज्यादा चीजें सोचने लगता है और वो ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रही है, क्योंकि वो मैजिक एकेडमी के एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बन चुकी थी। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट ना एक तरह से ऑडिटोरियम में खड़े होते हैं और वहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है ना, मतलब कि डंबलडोर, वो ना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे मर्लिन से और वो ना स्पेशल गेस्ट बन के वहाँ पे आ रखे थे। और अभी अपना एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो गया था, क्योंकि मर्लिन यहाँ के टीचर नहीं थी। अगर यहाँ के टीचर वो होती तो शायद काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और आखिरकार वो कैसे अपने रिकार्नेशन वाले सिचुएशन को समझा पाता, वो भी उसी वर्ल्ड के अंदर। और डंबलडोर जो होता है ना, वो इसके बाद मर्लिन को कहने लगता है कि तुम्हें स्पीच देना चाहिए और मर्लिन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। बट तभी डंबलडोर ना वहाँ पे एक तरह से एफ्टाइल को बुलाते हैं। थोड़ा स्पेशल एलिट स्टूडेंट था ना इस कारण, और बेचारा एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और अभी उन सभी के बीच में थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है, बट ज्यादा कुछ खास नहीं होती। इतना था कि एफ्टाइल ना वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लंच टाइम में ना कैंटीन के पास एफ्टाइल के पास ना काफी ज्यादा लड़कियां बैठी होती है और वो सभी ना उससे काफी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एलिट स्टूडेंट था। और ये सारी चीजें ना अपनी एनेस्थेसिया को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं क्यों तभी अचानक से ना वहाँ पे मर्लिन भी आ जाती है और मर्लिन को देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सबसे पहले तो वो उसका एग्जाम शीट जो होती है ना, वो वहाँ पे लेके आती है। और अभी बाकी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, तो वो सभी वहाँ से चली जाती है। और मर्लिन बैठते हुए कहने लगता है कि तुम्हें रिकार्नेशन के बारे में तो काफी अच्छी तरीके से पता होगा। और ये सुनने के बाद तो अपना एफ्टाइल भी इतना हैरान हो जाता है कि भाई इसको कैसे पता है इन सभी चीजों के बारे में। तो कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा एक तरह से। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम मजाक करने की कोशिश कर दिया ना। और मर्लिन कहते हैं कि तू पागल है कि मैं तेरे साथ मजाक क्यों ही करूंगी आखिरकार। और वो बताने लगता है कि तेरे आंसर शीट को देखा मैंने और तूने इसके अंदर जो भी आंसर देने की कोशिश किया ना, वो 400 साल पुराने मैजिक के अकॉर्डिंग देने की कोशिश की है। और अभी एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसको पता चल चुका था कि उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि उसने लिटरली पुराने टाइम के हिसाब से मैजिक का आंसर देने का कोशिश किया था। और अभी एफ्टाइल भी ना उससे माफी मांगने लगते हैं, मतलब कि मर्लिन, और कहने लगते हैं कि अभी मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला देते, इसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर की याद आ गई थी इस टाइम पे। बट उसको इतना पता था कि तुम्हारा कनेक्शन है मेरे मास्टर के साथ जरूर कुछ ना कुछ है। वो स्पेशल कनेक्शन की बात करने लगती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आखिरकार तुम उस टाइम पे भाग क्यों गए थे। और देखा जाए तो अपने बंदे को ना वहाँ पे बताने का तो मन था कि वो रिकार्नेटेड होके यहाँ पे आ रखा है, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट थे और उन सभी के सामने बिल्कुल भी नहीं कह सकता था। और इसके बाद अपने एफ्टाइल के पास ना केवल एक ही ऑप्शन बचता है, और वो बताने लगता है कि वो लाइटनिंग एम्परर का ना एक तरह से पूर्वज है, मतलब कि लाइटनिंग एम्परर उसके पूर्वज है, वो उसकी पीढ़ी का एक परिवार का सदस्य है। और ये सुनकर मर्लिन काफी हैरान हो जाती है और कहने लगते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, उनका कोई बेटा या फिर कुछ होता, तो मुझे इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता होता। और एफ्टाइल बताने लगता है कि मैजिक एम्परर ना इसको छिपा के रखना चाहते थे सभी लोगों से, और वो ना छिपा के अपने बेटे को ना सारी मैजिक के बारे में सिखाए थे। और उसके बेटे ने आगे सारी चीजें पास ऑन किया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से मैजिक चलते आ रहा है हमारे परिवार में। और अभी कुल मिला के उसकी फैमिली में एफ्टाइल बचा हुआ है और उसकी मदर और बाकी लोग बचे हुए हैं। मर्लिन को ना अभी भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता और यहाँ तक कि वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद एफ्टाइल ने ये बताने लगता है कि आखिरकार लाइटनिंग एम्परर का ना पता कैसे कट हुआ था और उसके पास कोई भी मैजिकल एम्पलीट्यूड नहीं था। और ये सुनने के बाद मर्लिन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको ना चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने मास्टर के सीक्रेट के बारे में ना ऐसे किसी को पता नहीं चलने दे सकते थे कि उसके पास मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। थोड़ा बदनामी हो जाता ना उसके मास्टर का इस कारण। और देखा जाए तो ये ना काफी बड़ा सीक्रेट था और उसके मास्टर के सीक्रेट के बारे में उसको पता था, तो अभी थोड़ा बहुत ना मर्लिन को उसके ऊपर भरोसा होने लगता है। और वो कहने लगते हैं कि मे भी तुम ये हो सकते हो, बट मुझे अभी तक पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। और इस कारण वो ना उसको सीधा चैलेंज कर देती है और वो कहने लगते हैं कि अगर तुम सच में मेरे मास्टर के स्टूडेंट हो या फिर उनके परिवार के सदस्य हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से करने आना चाहिए। और वो सीधा उसको चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद वो उसका ना एक वर्दी अपोनेंट हो सकता है। और ये सुनने के बाद एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा घबरा सकता है। उसको पता था वो एक तरह से मे भी मर्लिन को हरा सकता है, लेकिन अगर वो इतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो गड़बड़ भी तो हो सकता था ना। और साथ ही एनेस्थेसिया भी ना अभी एफ्टाइल के लिए काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और देखा जाए तो अपने एफ्टाइल को तो ये ऑफर रिजेक्ट करना था, बट अभी वो ये भी चेक करना चाहता था कि आखिरकार उसका स्टूडेंट 400 साल में क्या कर चुका है, वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, वो चेक करना चाहता था। अभी फाइनली एफ्टाइल और मर्लिन स्टेज पे आ चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और सभी बंदों को ऐसा लग रहा था कि एफ्टाइल आखिरकार क्या ही कर सकता है मर्लिन के आगे। वो एक तरह से देखा जाए तो इतनी महान जादूगरनी है, आखिरकार उसके आगे कैसे टिक सकता है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि हम ना स्टार्टिंग में थोड़ा स्लोली फाइट करेंगे ताकि हमें एक दूसरे के एबिलिटी के बारे में पता चल सके। और मर्लिन भी ना इस बात पे एग्री करती है और फर्स्ट अटैक ना वो एफ्टाइल को करने के लिए देती है। और इसके बाद तभी एफ्टाइल ने लेवल 6 का फायर अटैक करता है और वो चीज देखने के बाद मर्लिन और मर्लिन के साथ बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो
हुए थे उसको लगा नहीं था कि ये बंदा भाई लेवल 6 के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और अभी वो ना आग के अंदर जलने लगी थी और ये चीज देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई आखिरकार ये ऐसे कैसे हो सकता है। मर्लिन कहने लगते हैं कि भाई तू सबसे पहले मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने तुझे कम समझने की कोशिश की। और तभी हमें पता लगता है कि उसने लेवल 7 का ना डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल कर रखा था जिस कारण अटैक ना बिल्कुल भी असर नहीं किया उसके ऊपर। और ये चीज देख के अभी एफटेल को भी ना काफी अच्छा लगता है कि उसके स्टूडेंट सच में काफी कमाल किया है। और मर्लिन बताने लगते हैं कि तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा कि तुम्हें इतने छोटे होने के बाद लेवल 6 का स्पेल कास्ट कर सकते हो। वो कहने लगते हैं कि बट मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। और इसके बाद वो भी ना लेवल 6 का फायर अटैक का इस्तेमाल करती है। और ये चीज देख के ना एफटेल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जब से वो इस वर्ल्ड के अंदर रिकार्नेटेड हुआ था ना तब से अब जाके उसने फायर अटैक देखा था लेवल 6 का, वो भी किसी और के द्वारा। और एफटेल बिना डिफेंस के लिए सेम स्पेल का इस्तेमाल करता है। और अभी मर्लिन भी ना काफी हैरान हो गई थी एफटेल को देख के कि वो बंदा स्माइल कर रहा था इस टाइम पे। अभी मर्लिन ना विंड स्पेल के कारण हवा में उड़ने लगती है और इसके बाद वो ना लगातार काफी ज्यादा एफटेल के ऊपर ना फायर ब्लास्ट अटैक करने लगती है। और ये सबको देख के बाकी बंदे भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन सभी को पता था कि अगर एक भी अटैक उनको लग गया तो शायद उनका पत्ता कट हो जाएगा। लेकिन एफटेल को भी काफी ज्यादा अटैक्स लग चुके थे लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और मर्लिन बताने लगते कि सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा कमाल क्यों, मैंने काफी टाइम बाद अपने इतने पावरफुल स्पेल्स का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। और एफटेल भी बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम्हारे स्पेल काफी कमाल किया है, तुम्हारी टेक्निकलिटी और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बात करता है कि वो सब कुछ काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन वो मर्लिन के फायर अटैक से बचने के लिए ना लेवल 7 के आइस स्पेल का इस्तेमाल करता है। और ये चीज देख के बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई आखिरकार ये लेवल 7 के स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है क्या। और वो ये भी देख के काफी हैरान होते हैं कि उसने उसके फायर अटैक को ना कितनी आसानी से रोक दिया। और एफटेल तो एकदम चिल कर रहा था, मतलब कि अपना अगला अटैक प्रिपेयर कर रहा था। और वो एक चीज देख के और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस टाइम पे एफटेल ने ना डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल कर रखा था और उसी टाइम पे बंदा अभी अटैक करने के लिए भी एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन मर्लिन भी कुछ कम नहीं थी, वो भी काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन सच बात तो ये था कि मर्लिन की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होने लगता है। और इसके बाद अपना एफटेल यही थोड़ी ना रुक जाता है, वो लेवल 7 के आइस स्पेल को ना लगातार इस्तेमाल करने लगता है, लगातार उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है। इस चीज से ना मर्लिन को भी काफी ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि वो लगातार अटैक्स किया जा रहा था और मर्लिन ना जैसे तैसे करके उसका अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रही थी। कुल मिला के देखा जाए तो अभी बंदी ना काफी ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि अभी उसको रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। और इसके बाद एफटेल एक और काफी पावरफुल सा अटैक को क्रिएट करता है। मर्लिन को इतना तो पता चल गया था कि एफटेल कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है और उसने कम आके ना काफी बड़ी गलती कर दी। और सच बात तो ये था कि अभी बंदी ना काफी पावरफुल सा डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल करती है ताकि वो एफटेल के अटैक को रोक सके। और वो ना लेवल 7 का डिफेंस स्पेल था लेकिन उसके बाद भी ना उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था एफटेल के अटैक को रोकने के लिए। और अभी एफटेल भी ना सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से मर्लिन ने डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है और किस तरीके से उसने अटैक मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे और परफेक्ट प्लेस पे अटैक किया था तो इस कारण काफी ज्यादा चांसेस थे उसके बैटल जीतने का। और उसकी बातें सुनने के बाद ना अभी मर्लिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मर्लिन का जो मास्टर था ना वो भी कुछ इसी तरीके से स्पेल को एक्सप्लेन किया करता था और वही कुछ एहसास ना अभी उसको एफटेल के अंदर हो रहा था। और बंदे इतना तो डिसाइड कर लेते कि वो अभी इतनी आसानी से तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हार सकते। और इसके बाद वो ना डिफेंस डबल वॉल कर लेती है, मतलब कि लेवल 7 के ना डबल डिफेंस अटैक का इस्तेमाल करती है। और फाइनली अभी वो जैसे तैसे करके ना एफटेल के अटैक को रोक ही लेती है इसी के साथ। और ये चीज देख के ना एफटेल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी खुश होता है क्योंकि मर्लिन को उसने जो भी चीजें कहा उसने काफी जल्दी उस बातों पे अमल कर लिया। लेकिन सच बात तो ये था कि मर्लिन ना उस स्पेल को कास्ट करने में काफी ज्यादा थक गई थी और वो ढंग से भी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और इसी का फायदा उठा के एफटेल ना उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करने के लिए जाता है और मर्लिन को ना इस अटैक के बारे में पता चल जाता है और वो तभी टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करती है ताकि वो एफटेल से बच सके। और तभी अचानक से मर्लिन ना पीछे चली जाती है और वो ना फायर अटैक एफटेल के ऊपर करने लगती है पीछे से। उसको ऐसा लगता है कि अभी उसका खेल खत्म हो गया और बाकी सभी स्टूडेंट को भी लगता है कि चलो भाई अभी तो एफटेल का पत्ता कट हो गया। और मर्लिन भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसको भी ऐसा लगता है कि चलो भाई बैटल खत्म हो चुका है। लेकिन केवल टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करना मर्लिन को ही आता है क्या, अपने एफटेल को नहीं आता था क्या? और वो तभी हमें दिखाया जाता है जो कि अभी मर्लिन के पीछे खड़ा हो रखा था टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करके। और अभी मर्लिन को भी ना काफी ज्यादा हंसी आने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि एफटेल ने केवल उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करा है जो कि उसके मास्टर किया करते थे या फिर उसी तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी सच बताओ तो उसको ना काफी अजीब सा लग रहा था क्योंकि पिछले 400 साल से प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन अभी बंदी वो हारने वाली है, वो उस बंदे से हारने वाली है जो कि सेम उसके मास्टर की तरह फाइट करता है। और अभी मर्लिन कहने लगते हैं कि मैं ना अपने सबसे पावरफुल स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करूंगी और अगर वो स्पेल तुम्हारे पर वर्क कर गया तो मैं जीत जाऊंगी और अगर वर्क नहीं किया तो मैं वहीं पे अपना डिफीट मान लूंगी। और अपना एफटेल भी ना इस बात पे एग्री करता है। बट सच बताओ तो बंदा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि लिटरली भाई मर्लिन 400 साल से प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन उसके बाद भी वो थंडर स्पेल का ना केवल लेवल 8 तक पहुंच पाती है, मतलब कि ये उसका सबसे पावरफुल अटैक था। लिटरली भाई ये सबसे पावरफुल अटैक था तो रहने दे भाई, तू एफटेल को कभी जिंदगी में भी नहीं हरा सकते। लेकिन अभी बंदा
काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तभी वो नोटिस करता है कि मर्लिन ना अपने दूसरे हाथ में भी ठंडा स्पेल को कास्ट कर रही थी। मतलब कि वो इस टाइम पे ना लेवल 8 की ना 2 स्पेल का इस्तेमाल करी थी, 2 ठंडा स्पेल का, और वो ना जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है। बट तभी एफ्टाइल नोटिस करता है कि उसने ना अपने पैर पे भी स्पेल को कास्ट कर रखा था और वो ना अभी अपने पैर के स्पेल से बिना ठंडर अटैक करने की कोशिश करती है। और एफ्टाइल डॉच तो कर लेता है जैसे तैसे करके अटैक को, लेकिन उसने आज तक कभी भी इस टाइप का अटैक को इस्तेमाल करता हुआ किसी को नहीं देखा आज तक अपनी लाइफ के अंदर। और सच बताऊं तो ये चीजें उसको काफी ज्यादा ही कमाल का लगता है। देखा जाए तो वो हाई लेवल मतलब कि लेवल 8 का भी स्पेल कोई कमजोर नहीं था। वो हाई लेवल स्पेल ना 4 जगह से इस्तेमाल कर रही थी, दोनों पैर से और दोनों हाथ से इस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि नॉर्मल बंदे तो नॉर्मल स्पेल को भी 2 बार कास्ट करने में ना हालत खराब हो जाता है, लेकिन वो तो एक हाई लेवल स्पेल को 4 बार कास्ट कर रही है। और बंदा अभी काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके ना रहने के बाद भी उसके स्टूडेंट ने ना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर पा चुकी है। और एफ्टाइल भी ना अपने स्टूडेंट को पूरे रिस्पेक्ट के साथ हराना चाहता था, इस कारण वो भी ना अपने पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है। वो लेवल 10 की लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है और मर्लिन भी अपना पावरफुल स्पेल एकदम मतलब कि अटैक कर देती है एक तरह से। और अभी एफ्टाइल ना काफी ज्यादा सेटिस्फाई था, मर्लिन से बंदा काफी ज्यादा सेटिस्फाई था। और इसके बाद फाइनली वो अपना स्पेल भी कास्ट करता है और वो लेवल 10 का ठंडा स्पेल होता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मर्लिन का अटैक ना उसका ये कुछ भी नहीं लग रहा था और बंदी को पता चल गया था कि उसका पत्ता ना अभी कट होने वाला, वो हारने वाली है। और अभी बाकी बंदे भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मर्लिन को पता चल जाता है कि भाई ये स्पेल तो केवल एफ्टाइल ही कास्ट कर सकता है, मतलब कि एफ्टाइल के अलावा इस स्पेल को कास्ट कोई भी नहीं कर सकता। और अभी एफ्टाइल फाइनली मर्लिन का पत्ता कट करने वाला था अपने स्पेल के जरिए, लेकिन वो तभी रुक जाता है, अपने स्पेल को कैंसिल कर देता है। और इसके बाद मर्लिन बिना नीचे की तरफ गिरने लगती है और मर्लिन को फाइनली पता चल जाता है कि एफ्टाइल का डिसेंडेंट ही है, क्योंकि इस स्पेल का इस्तेमाल उसके मास्टर के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। और सच बताओ तो बंदी इस टाइम पे काफी ज्यादा खुश थी अपने मास्टर के डिसेंडेंट को वहां पे देख के। और अभी एफ्टाइल ना उसके पास जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और मर्लिन सच बताओ तो वहां पे काफी ज्यादा खुश थे। अभी एफ्टाइल भी ना अपनी रियलिटी के बारे में बता देता है कि वो 400 साल बाद ना मर के दोबारा जिंदा हुआ है। और वो ना उसके काफी ज्यादा तारीफ करता है कि तुम ना सच में काफी कमाल की हो चुके हो। और ये सुन के मर्लिन ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके मास्टर वापस आ चुके हैं। और सच बताओ तो बंदी काफी ज्यादा ही वहाँ पे एक्साइटेड हो रही थी और वो ना काफी ज्यादा रोने लगती है कि 400 साल बाद वो अपने मास्टर से फिर से मिल पा रही है। और एनेस्थेसिया भी ना तभी भागते हुए अपने एफ्टाइल के पास आती है और वो ना उसको मास्टर कह के बुलाने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि एफ्टाइल को चोट ना लग गया हो। और मर्लिन ना इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो कहने लगता है कि वो तुम्हें मास्टर कह रही है, इसका मतलब तुमने उसको ऐसा स्लेव के तौर पे रख रखा है क्या। एफ्टाइल ने अभी सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आई है, वो प्रॉब्लम में थी तो मैंने उसकी मदद की और वो मेरे साथ रहना चाहती थी, इस कारण मैंने उसको अपने पास रख लिया और वो मुझे मास्टर कह के बुलाती है, बस इतनी सी बात है। और एनेस्थेसिया जो थी ना वो भी अपने आप को काफी प्यार से इंट्रोड्यूस करवाती है। और अभी भी ना मर्लिन को थोड़ा शक था, लेकिन उसको ना एफ्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, इस कारण वो इग्नोर करती है बातों को। और एनेस्थेसिया बताने लगता है कि मास्टर आपने ना काफी बड़ी गलती कर दी है। और अभी वो ना एक डायरेक्शन में देखने के लिए कहती है और काफी ज्यादा बंदे ना उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, मतलब कि अपनी लाइफ में ना उन सभी ने इतना पावरफुल स्पेल कभी भी नहीं देखा था। तो वो सभी कुल मिला के एफ्टाइल के काफी बड़े फैन हो चुके थे और एफ्टाइल ने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि हो जाएगा। और सच बताओ तो उससे काफी बड़ी गलती हो गई और अभी उसकी स्कूल लाइफ ना एकदम अलग तरीके से चेंज हो गया यहाँ तो। और मर्लिन कहने लगते हैं कि मास्टर आप इतना ज्यादा पावरफुल हो तो आखिरकार यहाँ पे क्यों आई हो। और एफ्टाइल बताने लगता है कि सच बात तो यह कि मैं अपने स्कूल लाइफ को जीना चाहता हूँ, अपने अकेडमी में मैजिक सीखना चाहता था। और तभी मर्लिन बताने लगता है कि मेरे पास सभी काफी अच्छा आइडिया, और वो उसका हाथ पकड़ के ना वहाँ से उसको लेके भाग जाती है। और अभी कुल मिला के वो सभी लोग ना जंगल के अंदर आ चुके थे और अभी वो सभी लोग ना कहीं जा रहे थे। और सच बात तो ये था कि मर्लिन ना बताती नहीं कि आखिरकार वो कहाँ जा रहे थे। और एफ्टाइल को ना वो जगह काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं और उसी के साथ अपने एफ्टाइल को पता चल जाता है कि ये तो उसका पुराना घर था जहाँ पे पहले रहा करता था और 400 साल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे उसका घर जिंदा है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा महल की तरह बन चुका है। और मर्लिन उस घर का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखती थी, भाई स्टूडेंट हो तो ऐसी हो। और मर्लिन बताने लगते हैं कि अभी पेपर वर्क का काम भी ना मैं स्टार्ट करवा दूंगी, काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। और एफ्टाइल कहने लगता है कि आखिरकार तुम पेपर वर्क क्यों करवाना चाहती हो। और वो बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें और एनेस्थेसिया को ना अपने पास रखना चाहती हूँ, अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और ये सुन के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी वो कहने लगते हैं कि पेपर वर्क का काम ना काफी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और फनी बात मैं बताऊँ वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो ना अभी एफ्टाइल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और वो हेडमास्टर थी, आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा। और वो चाहती थी कि एफ्टाइल ना उसके साथ रहे, उसी के स्कूल में रहे और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में सोचे लगता है कि अगर एनेस्थेसिया उसके साथ रही, वो हेडमास्टर भी है और अगर वो उसके साथ रही तो काफी अच्छा रहेगा। और अगर लोगों को पता रहेगा कि वो उसकी फैमिली का है तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इस कारण बंदा ना इस बात पे एग्री भी कर जाता है। और ये सारी बातें सुन के एनेस्थेसिया को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हमें एफ्टाइल और एनेस्थेसिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डंजन के अंदर गए होते हैं और वहाँ पे उनके साथ मर्लिन नहीं होती क्योंकि वो ना अभी पेपर वर्क के ऊपर काम कर रही थी। और एफ्टाइल वहाँ पे ना अपनी तलवार लेने के लिए गया था, जो उसकी पास्ट लाइफ की तलवार थी ना वो लेने के लिए गया था। और वो ना काफी ज्यादा खतरनाक जगह पे था और उस तलवार की ना कोई रक्षा
पूजा भी कराता है, क्योंकि तभी अचानक से वहाँ पे एक जीनी अपीयर हो जाता है और वो जो जीनी होता है ना बताने लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा कीमती चीज है और मैं तुम्हें इस तरीके से अंदर नहीं जाने दे सकता। उसको देखने के बाद एनेस्थेसिया तो काफी ज्यादा घबरा गई थी और एफ्टाइल ना उसकी बातों को मानता नहीं है और कहने लगता है कि भाई उसके अंदर एक कटाना होगा, मतलब कि इस डंजन के अंदर अब मुझे वो चाहिए। और ये सुनने के बाद अभी जिनी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो लेजेंडरी तलवार था जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर का था, तो आखिरकार वो तुम्हें कैसे मिल सकता है। और वो तलवार साथ ही उसका ऑनर दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। फिर यहाँ का रास्ता ना मर्लिन ने इन दोनों को बताया था, साथ ही तलवार को भी ना इसके अंदर मर्लिन ने रखा था। और जिनी को जैसे पता लगता है कि दोनों मर्लिन के स्टूडेंट है, इसके बाद बंदा ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, मतलब कि वो तो अटैक भी कर सकता था लेकिन अभी अटैक नहीं करता और चुपचाप बाहर जाने के लिए कहने लगता है। और वो कहने लगता है कि मैं आपसे काफी प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफी गुस्सा भी हो सकता हूँ। एनेस्थेसिया तो काफी ज्यादा घबरा गई थी और एफ्टाइल बताने लगता है कि तुम ना गलत सोच रहे हो, मतलब कि मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना जिनी अभी और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना अभी काफी ज्यादा एक तरह से गुस्सा होने लगता है। ये चीज देख के मर्लिन और भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो बताने लगते है कि वो कटाना ना एफ्टाइल का है, वो तलवार मर्लिन के मास्टर का था और वो एक थंडर स्वॉर्ड था, तो कोई भी एरा गैरा बंदा उस तलवार को टच नहीं कर सकता। इस टाइप से काफी ज्यादा चीजें कहने लगता है और सच बताऊं तो अभी एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और इसी तरीके से दोनों के बीच में ना अभी थोड़ी बहुत बहस होती जा रही थी। और अभी वो एक तरह से ना उसको जाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि उसको पता था कि स्वॉर्ड के आगे ना प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है और जो भी उस तलवार को टच करने की कोशिश करेगा उसका पत्ता वैसे ही कट हो जाएगा। और एफ्टाइल को ना परमिशन दे देता है और इसके बाद एफ्टाइल भी ना जाता है उस तलवार को काफी आसानी से ग्रैब कर लेता है, भाई उसी की तलवार थी तो पकड़ तो लेगा ही। और ये चीज देखने के बाद जिन्हें भी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। और अभी एफ्टाइल भी ना लेवल 8 के प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर देखने के बाद जिनी ना अभी काफी ज्यादा घबरा गया था। और तभी अचानक से वहाँ पे मर्लिन भी आ जाती है और वो ना जिनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि अगर तुम अटैक कर देते उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। और तभी अचानक से वहाँ पे एफ्टाइल भी आ जाता है। जिनी काफी ज्यादा डर चुका था, मैं इतना आपको बता दूं। और एफ्टाइल मर्लिन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मर्लिन कहने लगते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताने लगता है कि तुमने तो तलवार के बारे में मुझे बताया था। और मर्लिन जो थी ना काफी प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी एफ्टाइल के साथ। ये चीज देख के जिनी को ऐसा लगता है कि शायद यही थंडर एम्परर है, मतलब कि एक तरह से मर्लिन के मास्टर, और काफी ज्यादा बंदा डर जाता है। और जिनी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बट अभी तुझे मेरा और एनेस्थेसिया की शक्ल ना याद करके रखने, क्योंकि अगली बार से कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है तो शायद मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा। और बेचारा जिनी अभी काफी ज्यादा डर चुका था। और इसके अगले सीन में अभी वो सभी ना यूनिफॉर्म के लिए जाते हैं, मतलब कि अभी नई यूनिफॉर्म भी तो चाहिए था ना अकेडमी का, और यूनिफॉर्म ना काफी आसानी से हो जाता है उन सभी का। और इसके बाद अभी उनके पास काफी ज्यादा टाइम था और मर्लिन कहने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से वहाँ पे ना रेस्टोरेंट के ऑनर आती है और वो कहने लगते हैं कि आपको ना ट्रेजर हंट करना चाहिए। उनके अंदर ना 7 ट्रेजर को छुपा दिया गया था और वो ढूंढने पे काफी ज्यादा इनाम मिल सकता था और इसमें काफी फन भी हो सकता था। और जो भी ज्यादा से ज्यादा प्राइस को कलेक्ट करने का कोशिश करेगा, मतलब कि ट्रेजर को, उसको ना हॉट स्प्रिंग जाने का मौका मिलेगा, मतलब कि हाईएस्ट प्राइस मनी था एक तरह से। और अभी वो सभी ना वहाँ से जाने लगते हैं और मर्लिन कहने लगते हैं कि हॉट स्प्रिंग में नहाने में सच में काफी मजा आएगा। और वो कहने लगते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अपना एफ्टाइल ये करने से सीधा मना कर देता है और कहता है कि इससे टाइम की बर्बादी होगा बस। और हमें एनेस्थेसिया का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गौर से ना ट्रेजर वाले पोस्टर को देख रही थी। ये चीज देख के एफ्टाइल सोचने लगता है कि अगर दोनों यही चाहते तो हमें करना चाहिए, मतलब कि ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। अभी उन सभी को पता लगता है कि शेप शिफ्टिंग मैजिक का ना इस्तेमाल किया गया था उन सभी ट्रेजर के ऊपर, ताकि उसको ढूंढना थोड़ा और डिफिकल्ट हो सके। और तभी एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि आपने जिस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल कैसल के अंदर किया था, मतलब कि डंजन के अंदर, हम उसी टाइप के मैजिक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उस मैजिक को ना कैंसिल कर सके। और देखा जाए तो ये आइडिया ना उन सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इससे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होने वाला था। और मर्लिन ना उन सभी चीजों के बारे में बताने लगती है और एनेस्थेसिया को ना उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और तभी वो अच्छी तरीके से बताने लगते हैं कि सिटी के अंदर ना काफी ज्यादा लोग हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ के काम को पूरा करने के लिए, बट अगर एफ्टाइल स्पेल का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद सभी स्पेल कैंसिल हो जाएंगे, जो कि उनके लिए काफी प्रॉब्लम की बात है। और तभी एफ्टाइल बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केवल शेप शिफ्टिंग मैजिक के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं केवल उसके मैजिक को खत्म कर सकूं। और ये सुन के मर्लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या इस टाइप से मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एफ्टाइल काफी आसानी से ना उस स्पेल को कास्ट कर भी देता है। और इसके अगले सीन में अभी वो सभी लोग ना ट्रेजर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और लिटरली काफी आसानी से ना वो सभी ट्रेजर को काफी आसानी से ढूंढ लेता है। और अभी एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको काफी बड़ा प्राइज मिलने वाला था। और अभी देखा जाए तो रात के टाइम पे एफ्टाइल चाय पी रहा था और लड़कियां ना हॉट स्प्रिंग में चली गई थी मजे लेने के लिए। और कुछ टाइम बाद मर्लिन वहाँ पे आ जाती है और उसको ना एफ्टाइल से कुछ बातें करना था। और मर्लिन बताने लगता है कि वो ना एनेस्थेसिया के साथ बात लेने के लिए गई थी और उसको पता चल गया उसके बारे में एक तरह से कि वो किस टाइप की स्लेव है। और वो बताने लगते हैं कि आपको उसके साथ ना उस टाइप का रिलेशनशिप करना चाहिए। मर्लिन अपने एफ्टाइल को बता रही होती है और ये सुन के एफ्टाइल ना उसको काफी गंदी तरीके से पीट देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं उसको नॉर्मल इंसान की तरह रखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं उसको स्लेव बिल्कुल भी नहीं समझता। तभी मर्लिन कहने लगते हैं कि मुझे
ना कुछ और बात करना था और वो ना एनेस्थेसिया की बॉडी के ना मार्क के बारे में बात करने लगते हैं, स्लेव मार्क के बारे में बात करने लगती है और वो ना काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप का मार्क था और वो आगे जाके ना अपने एफ्टाइल के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीजें बन सकता था और एफ्टाइल अगेन उसको पीट देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ना इस टाइप की बातें नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो मैं एनेस्थेसिया को ना एकदम नॉर्मल रखना चाहिए जिस तरीके से वो है और अगर तुम इस टाइप की बातें करोगी तो काफी ज्यादा डर जाएगी। और वो कहने लगता है कि मैं एनेस्थेसिया को लेकर ना अभी तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना बंदा एनेस्थेसिया के साथ अकेडमी जा रहा था और दोनों बंदे तो क्लास लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन बाकी सभी लोग ना उनको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ज्यादातर इस अकेडमी के अंदर डीमंस या फिर एल्फ ही आते हैं और इंसान या फिर स्लेव्स को देख के ना वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी वियर्ड तरीके से उनकी तरफ देख रहे थे वो लोग। और एफ्टाइल को ना इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता था और वो इन सभी चीजों के लिए प्रिपेयर होकर आ रखा था और बात करने लगता है कि स्लेव के प्रति तो ये लोग अजीब से होते ही है और स्लेव के साथ ये ना इंसानों के प्रति भी काफी वियर्ड से होते हैं, मतलब कि अपने से कमजोर मानते हैं कुल मिला के। बट वो उन सभी चीजों को इग्नोर करने वाला था क्योंकि उसको वहाँ पे मैजिक सीखना था, ना कि दोस्ती करना था। और क्लास के अंदर जाने के बाद एफ्टाइल नोटिस करता है कि एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा घबरा रखी है और वो सब पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, और वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो सच में उस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा रखी थी। और तभी एक एल्फ बात करने लगता है कि भाई तू आखिरकार इस एकेडमी के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और पैसे का मैनेज तूने कैसे किया। और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये ना किसी के रिलेशनशिप के कारण यहाँ पे आ चुका होगा या फिर इस टाइप का जुगाड़ लगा के आया होगा। और एफ्टाइल में ना ज्यादा बहस नहीं करता और वो भी उसकी बात पे एग्री करता है और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। और बाकी सभी लोग बिना अभी केवल उसी की तरफ देखे जा रहे थे और कहने लगता है कि भाई तुझे मैजिक का इस्तेमाल करना भी आता है या फिर नहीं आता, मतलब कि अपने एफ्टाइल से कहता है। और तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आती है और वो ना उस बंदे के बिहेवियर को लेकर ना माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि वो ना काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करता है लोगों से और बताने लगता है कि सच बताओ तो एक इंसान को देख के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं उसके जात या फिर किसी चीजों से जज नहीं करती बल्कि मैं उनके टैलेंट से इंसानों को जज करती हूँ। और वो ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में भी बताने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा लोगों से बदतमीजी से बात मत करना नहीं तो तुम्हारे साथ काफी गलत हो सकता है। और इंसानों के स्पेल के बारे में मैंने आपको बताया ना कि वो ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट नहीं कर सकते थे बाकी इन लोगों की तुलना में। और इसके बारे में एफ्टाइल सोचे भी लगता है जैसे कि उसका भाई लेवल 4 या फिर 5 के स्पेल को कास्ट करने में हालत खराब हो जाता था। और अभी क्लास के अंदर ना फाइनली टीचर की एंट्री हो जाती है और उसको देखने के बाद अभी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मर्लिन आई होती है और वो बताने लगता है कि वो ना पर्सनली इस क्लास को पढ़ाएगी। और ये सुन के तो बच्चे अभी और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी व्हाइट हेयर वाला एल्फ ना खड़ा हो जाता है और अपनी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और बताने लगता है कि शायद मैं ही वो रीजन हूँ जिस कारण आप इस क्लास में पढ़ाने के लिए आई हो। और मर्लिन कहने लगते है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू है कौन। और वो बताने लगता है कि मैं इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। और टीचर ना उसकी काफी तारीफ करते हैं कि सच में काफी बढ़िया बात है। बट वो बताने लगता है कि मैं एफ्टाइल के कारण यहाँ पे आई हूँ। और ये सुनने के बाद अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकती हो, वो तो एक इंसान है और शायद किसी के रिक्वेस्ट के कारण इस एकेडमी में आ पाया है। और इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा एफ्टाइल की बुराई करने लगता है और एफ्टाइल वहाँ पे कुछ कहता नहीं है। और अभी मर्लिन जो थी ना वो एफ्टाइल के बारे में बताने लगते हैं कि वो ना काफी ज्यादा डिफरेंट है और तुम सभी को ना उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बताने लगते हैं कि देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि आप सभी को आगे जाके काफी हैरान कर देगा। और ये सारी बातें ना एफ्टाइल को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था क्योंकि वो चाहता नहीं था कि किसी का भी अटेंशन उसके ऊपर आए। अगर ऐसा होता है तो क्या पता उसकी पावर्स के बारे में सभी को पता चल जाए या फिर वो 400 साल बाद दोबारा पैदा हुआ है इसके बारे में कोई पता कर ले। और अभी क्लास खत्म हो जाता है और वो व्हाइट हेयर वाला बंदा ना अगेन एफ्टाइल को परेशान करने के लिए आ जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि मर्लिन जैसी बंदी उसके लिए यहाँ पे आई थी, मतलब कि उसके कारण क्लास देना चाहती है। और वो ना काफी ज्यादा चीजें कहने लगता है लेकिन एफ्टाइल ना उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो ना मर्लिन के बारे में थोड़ा बहुत उल्टी सीधे चीजें भी कहने लगता है और साथ ही बताने लगता है कि वो एक तरह से अनाथ आश्रम भी चलाती है, शायद तुम वही के स्टूडेंट होगे और इस कारण तुम्हारे ऊपर शायद दया करने की कोशिश कर रही होगी, इस टाइप की बातें। और थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें भी करता है जो कि अगर मैं कहूंगा तो शायद यूट्यूब अपनी वीडियो देखने के लिए आ जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर ना एफ्टाइल को काफी गुस्सा भी आ जाता है वहाँ पे, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है और ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो अपने स्कूल लाइफ को ना एकदम नॉर्मल तरीके से बिताना चाहता था। और अभी मर्लिन ना अगेन क्लास के अंदर आ जाती है और वो ना कंपटीशन के बारे में बात करने लगते हैं कि आप सभी को ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन पोजीशन के लिए ना कुछ कैंडिडेट्स की तलाश कर रही थी और वो सबसे पहले एफ्टाइल का नाम लेती है। बट एफ्टाइल ना वहाँ पे टेबल के नीचे छिप जाता है ताकि मर्लिन का ध्यान उसके ऊपर ना जाए। और वही व्हाइट हेयर वाला बंदा ना अपना नाम देने लगता है और वो ना उस पोजीशन के लिए फाइट करना चाहता था या फिर आप लोग कह सकते हो कि वॉलंटियर करना चाहता था। बट सच बात तो ये था कि मर्लिन चाहते थे कि एफ्टाइल ना इस काम के लिए पार्टिसिपेट करे इस कंपटीशन के अंदर। बट एफ्टाइल को इन सभी चीजों में ना बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और तभी अचानक से एनेस्थेसिया ना अपना हाथ उठा लेती है और वो ना उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। और ये चीज देख के अभी मर्लिन और बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खासकर एफ्टाइल भी, मतलब कि करंट का झटका आ जाता है और वो सोचे लगता है कि आखिरकार एनेस्थेसिया ऐसा करना क्यों चाहती है। और वही व्हाइट हेयर वाला एल्फ सोचे लगता है कि अभी मेरे पास काफी अच्छा मौका है उन दोनों को ना उनके औकात दिखाने का, मतलब कि एनेस्थेसिया और साथ ही अपने एफ्टाइल की बात कर रहा था। अभी हमें स्टेज का सीन
दिखाया जाता है। एक साइड एफ्टाइल होता है, एक साइड एबिस होता है और बीच में मर्लिन होती है। कुल मिला के दोनों के बीच में अभी फाइट होने वाला था और वो एक तरह से ना उनका टेस्ट था और अभी दोनों के बीच में काफी कमाल का बैटल देखने को मिलने वाला था। और फनी बात तो ये था कि एबिस ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो काफी आसानी से एफ्टाइल को हरा सकता है और एफ्टाइल ने काफी ज्यादा घबरा रखा था एक तरह से। और इसके बाद में रूल के बारे में बताया जाता है कि तुमने यहाँ पे अपने स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल अपने स्वॉर्ड के दम पे तुम्हें बैटल को जीतना होगा। और एफ्टाइल सोचने लगता है कि भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है, मतलब कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसके बाद वो ना एनेस्थेसिया की तरफ देखता है और एनेस्थेसिया बिना डर के मारे अपना मुंह को घुमा लेती है और एबिस कहने लगता है कि भाई तुझे ना जल्दी से अपनी तलवार को उठा लेना चाहिए। सच बताओ तो मेरे लिए काफी शर्मिंदगी वाली बात यही है कि मैं तेरे साथ फाइट कर रहा हूँ और मैं एक कायर के साथ तो फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता जो कि अपनी तलवार भी ना उठाए। तो जल्दी से तलवार उठा और मेरे से हार जा। और बाकी सभी लोग बिना इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई सच में बंदा कितना ज्यादा डरपोक कि अपनी तलवार भी नहीं उठा रहा फाइट करने के लिए। और एफ्टाइल को ना काफी कमाल का आइडिया आता है ताकि वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर सके। वो सोचता है कि पहले मैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाऊंगा और वो काफी आसानी से अटैक को डॉज कर लेगा और मेरे ऊपर पलटवार अटैक करेगा और वो मुझे काफी आसानी से इसके बाद डिफीट कर देगा। फिर फाइनली मैं इस स्कूल के अंदर ना काफी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाऊंगा। लिटरली एफ्टाइल तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ना लात चलाने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई ये लात तो कोई भी आसानी से डॉज कर लेगा, लेकिन आपको पता है कि सामने एक मूर्ख खड़ा था भाई, वो काफी आसानी से उस लात को खा लेता है और लात को खाने के बाद बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। और ये देख के बाकी सब लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको तो यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे बैटल हार सकता है। और एफ्टाइल भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि उसको नहीं लगा था कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा गधा होगा। और मर्लिन तो अभी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और बताने लगते हैं कि एफ्टाइल फाइनली बैटल को जीत चुका है। और एफ्टाइल सोचता है कि भाई क्या ही चल रहा है मेरे साथ। और इसके अगले सीन में एफ्टाइल और एनेस्थेसिया दोनों बैठ के खाना खा रहे थे और एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि मास्टर आपने सच में काफी ज्यादा कमाल हुआ, आपने अगेन किसी ऐसे बंदे को डिफीट कर दिया जो कि आपसे सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और एफ्टाइल मन में सोच रहा होता है कि भाई वैसे वो देखा जाए तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था। और तभी मर्लिन कहने लगते हैं कि कभी आपने ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचा है जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ना बिल्कुल भी आपके काम ना आए, तो फिर आप क्या करोगे। और एफ्टाइल कहने लगता है कि मैं और थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं उस सिचुएशन से बच के बाहर निकल सकूं। और अभी पता नहीं क्यों एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा उदास होती है और कहने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं ना काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मैंने आपकी किसी भी तरीके से मदद भी नहीं कर पाती, मुझे इसके लिए माफ कर देना। और वो बताने लगते हैं कि आज तक मेरे साथ किसी ने भी वो सब कुछ नहीं किया है, अगर आप चाहो तो मुझे वो वाला स्लेव बना सकते हो, मतलब कि मैं वर्ड का नाम नहीं लूंगा, मतलब कि मैं भाई नहीं कह सकता। और ये सुन के एफ्टाइल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई अचानक से इस लड़की को क्या हो गया। और एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि बस मैं किसी भी तरीके से ना आपकी मदद करना चाहती हूँ। और इसके बाद सबसे पहले तो अपने बंदे अपनी आंखों को ढकता है और उसको कपड़े देते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ तो मेरे लिए यही काफी है, तुम मेरे साथ डिनर करती हूँ, मैं इसी में काफी ज्यादा खुश रहता हूँ और बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बस इसी तरीके से रहो। और ये चीज देख के ना एनेस्थेसिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें चुपचाप खाने पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाना खराब हो सकता है, मतलब कि ठंडा हो जाएगा एक तरह से। और अभी जो जिनी होता है ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, काफी ज्यादा रोने लगता है अगले सीन में। और मैं पता लगता है कि उसके पास जितना भी खजाना था ना वो सारा खजाना चोरी कर लिया गया था और ये सब काम करने वाली एनेस्थेसिया थे। और एफ्टाइल सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और मर्लिन कहने लगता है कि मुझे पता ही था इसके बारे में, उसके पीछे जो मार्क था स्लेव क्रेस्ट वाला मार्क था ना वो अभी अवेकन हो चुका है और अभी उस मार्क के बारे में और भी अच्छी तरीके से बताया जाता है। देखा जाए तो एक तरह नॉर्मल मार्क होता है जिसके जरिए आप ना ये नहीं बता सकते कि आखिरकार आपके स्लेव को क्या करना है, मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है, लेकिन एक मार्क ऐसा होता है जो कि आप ऑर्डर दे सकते हो कि आप अपने स्लेव से क्या करवाना चाहती हो। और कुल मिला के एनेस्थेसिया के ऊपर ना वही वाला मार्क लगा हुआ था। और मर्लिन कहने लगते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो आपके साथ कर क्या रही थी और अभी आप क्या करने वाले हो। और एफ्टाइल कहने लगता है कि सच बात तो ये है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सबसे पहले उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा और उससे पूछूंगा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और अभी वो लोग ना थोड़ा कॉन्टैक्ट तोड़ने वाली बात करने लगते हैं और एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि आपको पता है कि कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, इसके जरिए मुझे गॉड से भी फाइट करना पड़ सकता है। और अभी वो ना एक घटना के बारे में बात करने लगता है कि ऐसा एक बार पहले हुआ था जहाँ पे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था गॉड के द्वारा, मतलब कि फाइट के द्वारा एक तरह से फाइट हो रही थी उस टाइम पे। और उस निशान को ना इतनी आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुमने सब कुछ सही कहा मर्लिन, बट मैं एनेस्थेसिया को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या होता है, मतलब कि मुझे गॉड से फाइट भी करना पड़े ना, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं एनेस्थेसिया को बचाना चाहता हूँ। और ये सुन के मर्लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एफ्टाइल बताने लगता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने किस तरीके से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था और सेम उसी तरीके से मैं अभी एनेस्थेसिया को भी देखता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी झलक एक तरह से उसके अंदर देखता हूँ। और जब एनेस्थेसिया को मैं अपने पास रखना स्टार्ट किया हूँ तो आखिरकार मैं उसको कैसे आधे रास्ते पे छोड़ सकता हूँ। और ये सुन के मर्लिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगते हैं कि मास्टर आप ना बिल्कुल पहले की तरह अब बिल्कुल भी नहीं बदले। और तभी मर्लिन कहने लगते हैं कि मास्टर आखिरकार अभी अब क्या करने वाले हो। और बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि वो ना अभी उसी बंदे के पास जाने की कोशिश कर रही होगी जिसने सारा काम करवाया उससे।
और अभी एनेस्थेसिया का भी सीन दिखाया जाता है और वो ना सच में एक बंदे के घर पे जा रही थी, मतलब कि एक कैसल की तरफ जा रही थी और एफ्टाइल भी सोचने लगता है कि अब कुछ भी करके ना उसको अपने एनेस्थेसिया को वापस लेके आना होगा। और अभी फाइनली एनेस्थेसिया भी ना अपने घर पे पहुंच गई थी और अभी वो ना अपने मालिक के सामने बैठी हुई थी और लिटरली उसके मालिक को देख के ना आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। वो ना अपना एबिस होता है, लिटरली भाई ये बंदा था उसका मालिक। और इतना ज्यादा हंसी आ रहा है ना मुझे, मतलब कि अभी मुझे समझ में आ गया कि लास्ट एपिसोड में एनेस्थेसिया का व्यवहार इतना ज्यादा डिफरेंट सा क्यों था। सच बताऊं तो भाई ये सारी चीजें मैंने लास्ट एपिसोड में ना बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाया था। और अभी कहने लगता है कि तुमने सच में काफी कमाल का काम किया और एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है। और देखा जाए तो बेचारी को ये सब करने का तो मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे स्लेव मार्क के जरिए ना 6 महीने के अंदर अंदर ना उसको अपने मालिक के पास वापस आना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, मतलब कि कितना भी दूर चली जाए, बट उसको 6 महीने बाद अपने मालिक के पास ना वापस आना ही पड़ेगा। और वो कहने लगता है कि खजाना तो काफी कमाल का है, बट वो एफ्टाइल के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बताने लगता है कि मुझे ये नहीं पता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पता था कि हाँ वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग है ही। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एबी ने ना जानबूझ के एनेस्थेसिया को फोर्स किया था ताकि एफ्टाइल ना उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। कुल मिला के एनेस्थेसिया फाइट करने वाली थी, लेकिन एफ्टाइल ऐसा नहीं करने देना चाहता था उसे, तो वो खुद उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये उसके पास्ट की कहानी थी। और वो कहने लगता है कि अभी तो मैंने आपका काम कर दिया, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना। और एबी कहने लगता है कि मुझे अपने डैड से इसके बारे में बात करना होगा, बट तुम अभी जाके ना एंजॉय कर सकती हो। और वैसा देखा जाए तो तुम्हारी बहन ने मुझे 3 आर्टिफैक्ट दिए थे और अभी तुमने 2 दे दिए, तो कुल मिला के 5 हो चुके हैं। और देखा जाए तो तुम्हारा अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है और जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना मतलब कि अभी तुम्हें आजाद हो चुके एक तरह से। और ये ना एक तरीके का रूल था, मतलब कि उसकी जनरेशन को ना 5 कुछ अद्भुत चीजें ना एक तरह से अपने मालिक को देना होता है। जैसे कि उसने कहा कि 3 उसकी बहन ने दे दिया और 2 अभी एनेस्थेसिया ने लाके दे दिया। जिन के खजाने को लाके देना भाई ये अद्भुत काम ही तो एक तरह से। अभी देखा जाए तो एनेस्थेसिया के पास काफी अच्छा मौका था वहां से जाने का। और वो बंदा अगेन काफी डराते हुए कहने लगता है कि मुझे डैड से बात करना होगा और उसके बाद तुम आजाद हो सकती हो। और अभी बंदी अपने कमरे में होती है और सोच रही होती है कि उसने एफ्टाइल मास्टर को ना धोखा दे दिया। और सच बताओ तो उसको काफी बुरा लग रहा था और वो सोच रही होती है कि आखिरी बार है और इसके बाद फाइनली अभी वो आजाद हो सकती है। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा छोटी थी और वो ना अपनी बहन के पास जाती है और वो काफी गुस्से में कहने लगता है कि दीदी आप मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती, मतलब कि इस टाइप की हरकतें क्यों करती हो। और उसकी बहन कहने लगती है कि मुझे अभी तेरे से बात करने का मन नहीं है और तुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। वो थोड़ा उससे रूडली बात करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। और वो ये भी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान बस इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें पैदा किया है। और ये सुन के एनेस्थेसिया को ना काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं कि सच में तुम ना काफी बेकार इंसान हो और सच बताओ तो मैं तुम जैसी बहन को ना बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ। और इसके बाद वो ना थोड़ी गोल्ड कॉइन ना अपने डैड को देती है ताकि वो खर्चा चला सके। और एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि तुम हमेशा बाहर रहती हो, साथ ही इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने कम पैसे देती हो। सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा बेकार हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं वापस आना चाहिए। और बहनी भी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम्हें अपने आप जाके काम करना चाहिए और सच बताओ तो मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। और एनेस्थेसिया भी काफी रोते हुए कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुम सभी से काफी ज्यादा दूर चली जाऊंगी। और उसकी बहन भी ना काफी हंसते हुए ना वहां से जाने लगती है और एनेस्थेसिया ना काफी ज्यादा गाली बक रही थी अपनी बहन को। और अभी कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनेस्थेसिया ना काफी बड़ी हो गई थी और वो ना खेत में काम कर रही थी, बट तभी अचानक से वहाँ पे एक गार्ड आता है और एक बॉडी को ना वहाँ पे फेंक के चला जाता है। और वो बॉडी किसकी हो सकती है आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है। और लिटरली उसकी बॉडी ना काफी ज्यादा खराब हो रखा था, मतलब कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और उसका पत्ता कट हो चुका था। और हमें वहाँ पे एबे भी दिखाया जाता है जो कि आ रखा था। और इसके बाद जैसे ही एनेस्थेसिया ना अपनी बहन को टच करती है ना तभी अचानक से उसकी बॉडी पे ना मार्क आ जाता है और एबी कहने लगता है कि फादर इसका मतलब ये हमारी नई स्लेव हुई ना आपसे। और एनेस्थेसिया के डैड भी ना अभी काफी ज्यादा डर गए थे और वो कहने लगते हैं कि हाँ मास्टर आपसे ये आपकी स्लेव बन चुकी है, आप इसको लेके जा सकते हो। और एनेस्थेसिया को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और जो किंग होता है ना वो भी कहने लगता है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्लेवरी मैजिक एक तरह से। और वहाँ पे ना रिचुअल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी बहन का स्लेवरी मार्क ना उसकी बॉडी में डाला जा रहा था और उसको ना अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आता, बट वो बताने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और किंग कहने लगता है कि तुम्हारी बहन ने काफी बड़ी एक गलती की थी और अभी तुम्हारे ऊपर स्लेवरी क्रश आ चुका, मतलब कि स्लेव मार्क आ चुका है। वो ना अभी उसके स्लेव बन चुके थे और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो बंदा कहने लगता है कि अभी तुम्हें 5 आर्टिफैक्ट हमें लाके देना होगा और उसके बाद तुम्हारा स्लेव मार्क ना हट जाएगा, मतलब कि इस जनरेशन का स्लेव मार्क हट जाएगा और इसके बाद स्लेव मार्क ना एक्टिवेट किया जाता है वहां पे, मतलब कि रिचुअल को। और सच बताऊं तो बंदी को काफी ज्यादा पेन होता है और वो ना अपनी बहन को देख के ना काफी ज्यादा वहां पे रो रही थी। और अभी फाइनली में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी अपनी बहन को याद करते हुए ना काफी ज्यादा रो रही थी। और तभी एब्बे वहां पे आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने अपने डैड से बात किया और सच बताओ तो मेरे डैड नहीं चाहते कि वो अभी तुम्हें छोड़े, जो स्लेव हमें ये सारी चीजें लाके दे सकता है सच में कितना ज्यादा कमाल का स्लेव होगा और इस टाइम पे तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और अभी वो लोग ना और उसका फायदा उठाने वाले थे और तभी एनेस्थेसिया कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरी बहन के साथ
क्या हुआ था। और इसके बाद वो ना चुपचाप वहां से जाने लगती है। अभी एनेस्थेसिया दिखाई जाती है जो कि सड़क पे ना ऐसे ही घूम रही थी और सच बताओ तो बंदी काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी कुछ बुरे लोग ना उसके पास आ जाते हैं और वो सभी ना उसके साथ थोड़ा उल्टा सीधा करने की सोचते हैं। उनको पता चल जाता है कि वो स्लेव है और अपने साथ ना एक अंधेरी गली में लेके जाने लगते हैं और लिटरली वो ना विरोध भी हल्का सा नहीं करती। और उसको भी पता चल गया था कि अभी वो ना ट्रैप से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती और उसको ना बचने का कुछ फायदा भी नहीं है। और वो ना अपने आप से हार मान लेती है वहां पे, इन बंदों के सामने नहीं बल्कि अपने मालिक के सामने हार मान लेती है एक तरह से। और तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि वहां पे ना उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने के बंदे ना सभी पिटे हुए थे। और मैं एफ्टाइल दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि एनेस्थेसिया से ना तुम सभी को दूर रहना चाहिए। और अभी डर के मारे सभी लोग वहां से चले जाते हैं और एफ्टाइल सीधा कहता है कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया। और एनेस्थेसिया ना काफी घबराते हुए उससे माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दिए, सब मेरे मार्क के कारण हुआ था। और एफ्टाइल को ऐसा लगता है कि शायद उसने ना गलत सिचुएशन में गलत क्वेश्चन कर लिया और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे मार्क के बारे में क्यों नहीं बताया। और एनेस्थेसिया बता देती है कि अगर मैं आपको बता भी देती हूँ उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं होता। देखा जाए तो ये निशान एक रिचुअल के द्वारा या फिर एक देवता के द्वारा दिया जाता है और एक इंसान ना इस निशान को मिटाने में ना बिल्कुल भी समर्थ नहीं होता। और तभी एफ्टाइल ना उसके सर पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार देवता इसमें क्या ही कर सकते हैं, मुझे उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसकी बातें सुनने के बाद एनेस्थेसिया भी ना काफी हैरान हो जाती है और एफ्टाइल बताने लगता है कि वो ना थंडर गॉड है, मतलब कि पुराने 4 सम्राटों में से एक सम्राट है और उसे ना इस सब चीजों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एनेस्थेसिया भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको अब तक ये सारी चीजें नहीं पता थी। वो बताने लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ था और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हें याद करना चाहिए कि आखिरकार मैंने क्या क्या चीजें किया था जो कि तुम्हें लगता हो कि एकदम इम्पॉसिबल था। और अभी ना एनेस्थेसिया भी नोटिस कर लेती है कि जो स्पेल का इस्तेमाल एफ्टाइल कर रहा था वो सभी ना कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और खासकर 15 साल का तो बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और उसको पता चल जाता है कि सच में भाई थंडर एम्परर ही है। और अभी एनेस्थेसिया को पता चल गया था कि उसके हाथ से तो सब कुछ चला गया और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं काफी टाइम से उसके पास फंसी हुई हूँ और उसको ना बस मदद चाहिए था। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम ना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी तुम मेरे साथ ही हो। और इसके बाद में उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है और उसके पास ना एक बंदा तलवार चेक करने के लिए आया था और ये वही तलवार थी जो कि एनेस्थेसिया ने चोरी किया था। और वो तलवार सच में काफी ज्यादा स्पेशल था। ऑब्वियस सी बात है एफ्टाइल की तलवार थी तो स्पेशल तो होगा ही ना। और अभी कहने लगता है कि ये तो मुझे भी पता है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार इसके बदले मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। और पहले व्यापारी तो 1000 सोने का सिक्का कहता है और फिर अपने आप ही चेंज करके ना उसको 5000 कर देता है। और अभी को ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो फटाक से ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बंदा ये भी ध्यान नहीं देता कि आखिरकार उसके हाथ में जो तलवार है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तलवार है। और व्यापारी भी ने काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तलवार इसने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया और मुझे 5000 गोल्ड कॉइन में देने के लिए तैयार है। और वो कहने लगता है कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा तलवार लेके चला जाऊंगा। और अभी बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुझे जितना ड्रिंक कर रहा है तू उतना ड्रिंक कर सकता है। और बंदा ये तो एक पल सोच ही नहीं पाता कि उसको इतने मुद्दे जितने चाहे उतने गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। और इसके बाद वो बाहर चला जाता है और अभी एनेस्थेसिया के बारे में सोच रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि एनेस्थेसिया भी वापस आ रही है। और वो कहने लगता है कि तू काफी जल्दी वापस आ गई, साथ ही और भी काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है। और तभी एनेस्थेसिया कहने लगता है कि तुम्हें चुपचाप कटाना को वापस कर देना चाहिए। और अभी कहने लगता है कि मैंने जो अभी सुना वो गलत सुना क्या, मतलब कि तुम फिर से कहना चाहोगे कि तुम क्या कह रही हो। और वो अगेन कटाना वापस करने के लिए कहने लगते हैं। बट सच बताओ तो इस टाइम पे बंदी काफी ज्यादा डरी हुई थी। और अभी हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि पिछली रात का सीन जहाँ पे वो एफ्टाइल के साथ थी। और एफ्टाइल को ना अभी सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था और वो कहने लगता है कि मैं कुछ भी करके ना तलवार को वापस लाना होगा। और एनेस्थेसिया कहने लगता है कि तुम क्या मेरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। और एफ्टाइल कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पर गुस्सा क्यों होगा, मतलब कि मैं समझा नहीं। और वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी इतने इंपॉर्टेंट चीज को चोरी कर लिया, इस बात में तुम गुस्सा नहीं होगे क्या। और एफ्टाइल उससे पूछता है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि ये करके तुम खुश हो। और वो कहने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और हम जैसे स्लेव का ना कोई अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं होता। और एफ्टाइल बताने लगता है कि तुम्हारी बहन भी हमेशा तुम्हारे लिए फाइट करती रहती थी, वो भी कभी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कभी भी तुम्हें फंसाना नहीं चाहती थी, इस कारण वो अपने आप स्ट्रगल करती रहती थी और ये बिल्कुल भी शो नहीं होने देती थी क्या आखिरकार उसके पीछे क्या चल रहा है। और बंदी को भी इस बात का एहसास होता है कि वो हमेशा से ना अपनी बहन को काफी ज्यादा गलत सोचते आ रही थी। बट सच बताओ तो उसकी बहन तो काफी ज्यादा अच्छी थी और बेचारी काफी इमोशनल हो जाती है वहाँ पे। बट सच बात तो ये था कि बंदी अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, बट उसको इतना पता चल गया था कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है और वो ना बस एफ्टाइल के साथ रहना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी। और एफ्टाइल भी उसको बताने लगता है कि अगर तुम्हें अगली बार से कभी भी प्रॉब्लम होना तो तुम मुझे बता देना,
ना इस तरीके से छिपाने की जरूरत नहीं है। और एनेस्थेसिया को पता चल गया था कि भाई उसका मास्टर सच में काफी कमाल का है। और अभी प्रेजेंट में भी ना बंदी काफी ज्यादा हिम्मत करती है और एबी से ना एफ्टाइल की तलवार ना वापस मांगने लगती है। और ये सुन के बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा कॉलर पकड़ के ना उसको उठा देता है और कहने लगता है कि ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और लिटरली बंदी की हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन उसके बाद भी बार बार कटाना मांगे जा रही थी। और एबी कहने लगता है क्या तेरे को ऑर्डर देने का अधिकार किसने कहा, मतलब कि तू मेरे से मुंह कैसे लड़ा सकती है और तू केवल बच्चे पैदा करने के लिए एक तरह से और सभी को एंटरटेन करने के लिए, और इसके अलावा तेरा काम कुछ भी नहीं है। और भी काफी ज्यादा चीजें कहता है वो। बट कमाल की बात तो ये था कि एनेस्थेसिया पहले जितना डरी हुई थी ना अभी उतना बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। और वो कहने लगता है कि अभी तुम्हें डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्या। और इसके बाद वो अगेन उसको उठा देता है और कहने लगता है कि बस तुम मुझे ये बता कि अपना पत्ता कट करवाना चाहती है क्या। और लिटरली अभी तक एनेस्थेसिया ना बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी और वो ना अपनी बात पे अड़ी हुई थी कि तुम्हें तलवार वापस कर देना चाहिए। और इसके बाद बंदा ना उसको और भी काफी ज्यादा चीजें कहता है। सिचुएशन वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाता है और अभी वो एनेस्थेसिया को ना नीचे फेंक देता है और साथ ही उसके हाथ में जो तलवार था ना उसकी मदद से उसको काफी गंदी तरीके से मारने लगता है। और लिटरली काफी गंदी तरीके से मारता है और काफी क्रीपी तरीके से उसकी तरफ देख रहा था और कहने लगता है कि आखिर तू अभी तलवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है। और वो अभी भी एनेस्थेसिया की आंखों में देखता है, वो ना अभी तक अपनी बात पे अड़ी हुई थी, बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। और ये सब को देख के बंदी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और अभी तो तलवार बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें कब तक कर सकती हो। और लिटरली अभी बंदा काफी गंदी तरीके से हरकतें कर रहा था, मतलब कि काफी क्रीपी तरीके से उसको डराने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बचा सकूं, मतलब कि तुम्हारा पत्ता ना कट हो। और इस टाइम पे एनेस्थेसिया ने काफी ज्यादा डर गई थी उसकी शक्ल देखने के बाद और कहने लगता है कि सबसे पहले ना मैं तेरे प्यारे से चेहरे को काटने की कोशिश करूंगा ताकि तू कभी भी ना अपनी शक्ल किसी को ना दिखा सके। और अभी वो तलवार का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से बीच में एफ्टाइल आ जाता है जो कि तलवार को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। और इसके बाद हमें अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनेस्थेसिया कहने लगता है कि सारी गलती मेरी थी और इसको ना मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एफ्टाइल को ये आइडिया ना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। देखा जाए तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको हाँ करना पड़ता है। और अभी प्रेजेंट का सिचुएशन देखने के बाद बंदा काफी रिग्रेट कर रहा था कि भाई सच में सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब हो गया था और अभी तो उसको बीच में आना ही पड़ेगा। और अभी एनेस्थेसिया भी ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और एबी जो होता है ना कहने लगता है कि भाई तुझे हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी स्लेव है और मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं उसको जितना चाहे उतना पीट सकता हूँ। और लिटरली अभी एबी ने काफी क्रीपी तरीके से वहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा था और काफी इंसल्ट करने की एक तरह से कोशिश कर रहा था और ये सारी चीजें अपने बंदे से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और एक जोरदार पंच उसके मुंह पे लगाता है और वो पंच एकदम ही अचानक से लगाता है। इस कारण बंदा भी ना काफी दूर जाके गिरता है और अभी बंदा सच बताऊं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो ना एफ्टाइल से 2 बार पिट चुका था और अभी ना वो एफ्टाइल से बदला लेने वाला था। और वो कहने लगता है कि भाई मैं तुझे इतना बता दूं कि अभी तुम दोनों में से ना कोई भी यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जाएगा। और वो बताने लगता है कि अभी तुझे नहीं पता कि आखिर तू कहाँ पे खड़ा है और ये सबसे खतरनाक जगहों में से तो एक मान सकता है इस पूरी कंट्री के अंदर। और कहने लगता है कि तू हमारी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुसने की कोशिश किया और ये सच में काफी बड़ी सजा है। और अभी वो ना अपने काफी ज्यादा गार्ड्स को वहाँ पे बुला लेता है, कई एडवेंचर्स थे उसमें, कई डाकू थे उसमें, कई तलवारबाज थे, कई कुछ थे, मतलब कि हर वैरायटी के लोग थे। और कहने लगता है कि अभी तुम दोनों यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और बंदा काफी क्रीपी तरीके से हंस रहा था और अपने सैनिक को आदेश देता है उन सभी का पत्ता कट करने के लिए और वो दोनों बिना अभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी सैनिक बिना उनकी तरफ अभी जा रहे थे। और अभी एफ्टाइल ने अपने 7th लेवल के स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और ये सुनने के बाद अभी एबिस ने काफी ज्यादा हंसने लगता है कि भाई एक इंसान इस लेवल के स्पेल का इस्तेमाल कहाँ ही कर सकता, मतलब कितना फनी बात है, ऐसा बंदा सोच रहा था। और उसको ऐसा लगता है कि वो लेवल 1 के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेवल 7 है, ऐसे मजे मजे में कह दिया। बट तभी एफ्टाइल के हाथ में ना मैजिकल सर्कल क्रिएट हो जाता है और ये चीज देख के बंदा काफी घबरा जाता है। लेवल 7 का मैजिक था, ये तो एकदम नॉर्मल बात है। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि भाई वो ना स्पेल कास्ट करने के लिए ना बोलता भी नहीं है, वो सीधा अपने आप ही कास्ट हो जाता है। और इसके बाद काफी बड़ा भवंडर वहाँ पे आता है और सभी सोल्जर्स ना एक ही बार में उड़ जाते हैं, कोई टच भी नहीं कर पाता अपने एफ्टाइल को। और एबी जो होता है ना वो भी काफी दूर जाके गिरता है, उसके कैसल क्या लगता है काफी ज्यादा खराब हो चुका था, बट बेचारा क्या ही कह सकता था, मतलब कि उसकी जान बचे वही काफी बड़ी बात है उसके लिए। और उसकी पावर्स देखने के बाद ना एनेस्थेसिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। एबी की हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन उसके बाद भी कहने लगता है कि अभी तक तुमने हमें हराया नहीं है और अभी तुम एक चीज के बारे में तो भूल ही गए और तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और बंदा कुछ क्या पता उससे पहले मॉर्लिन वहाँ पे आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मॉर्लिन ना उसका साइड लेगी, बट वो ना एफ्टाइल के पास जाती है और सबसे पहले तो उस फैमिली के खिलाफ ना उसने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जैसे कि वो जो फैमिली थी ना केवल इलीगल काम क्या करते थे, मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, रेयर चीजें, उन सभी को चोरी कर देते हैं और उनको काफी अच्छे खासे दाम पे बेचा करते हैं। और माफिया गैंग से भी ना वो जुड़े हुए थे, मैंने आपको कहा था ना कि उनके ग्रुप में काफी डाकुए भी थे। एफ्टाइल कहता है कि उसको इन सभी चीजों से ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोल्जर्स के बीच में ना उसको काफी गुंडे दिखाई दे रहे थे, बट उसने सभी का पत्ता कट कर दिया एक तरह से। और अभी देखा जाए तो अभी ना वहीं पे पड़ा हुआ था और तभी मर्लिन कहने लगते हैं कि अभी तुम ना हमारे एकेडमी के मेंबर नहीं हो क्योंकि तुम जैसे बंदे को हम अपने एकेडमी में नहीं रख सकते। वो डीन थी, ऑब्वियस सी बात है, इतना
डिसीजन तो ले ही सकती थी। और ये सुन के बंदा काफी हैरान हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है और अभी सब कुछ वहाँ पे ठीक हो गया था। और एनेस्थेसिया ना एफ्टाइल की कटाना उसको वापस कर देता है और उससे ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है। और एफ्टाइल कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एफ्टाइल उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी एनेस्थेसिया ने ये चीज सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसको पता चल गया था कि भाई सब कुछ ना उसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। और वो कहने लगते हैं कि अभी से मैं अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करूंगी। और ये सुन के एफ्टाइल को भी काफी अच्छा लगता है और बंदा काफी टाइम से ना उसको यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मर्लिन को भी काफी अच्छा लगता है कि फाइनली बंदी बात सुन गई है। और एनेस्थेसिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।